1921 द फ्यूरियस वान दाफू, कैप्टन यांग जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। जब वान दाफू ने देखा कि उसकी धमकी अभी भी काम नहीं कर रही है तो वह और भी क्रोधित हो गया। इतना कहने के बाद वान दाफू ने अपना फोन भी निकाल लिया। उसका मतलब साफ था, अगर आप हुआन फैंग को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आपको इस जगह से चले जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मूल रूप से वान दाफू चाहता था कि गुओ मिंगन उसके साथ भोजन करे, वह इस मामले को ऐसे ही छोड़ देगा। हालांकि उसे बस धीरे धीरे गुओ मिंगन को इसमें शामिल करने की जरूरत थी। लेकिन हुआन फैंग के अचानक प्रकट होने से वान दाफू बहुत दुखी हो गया। उसे वान दाफू को पहले कभी इस तरह निशाना नहीं बनाया गया था। ये हुआन फैंग अब और जीना नहीं चाहता था। ये सोचते हुए वान दाफू ने गुओ मिंगन को देखा और कहा, मूल रूप से मैं दया दिखाना चाहता था, लेकिन ये मामला खत्म हो गया है। हालांकि आपका ये दोस्त वास्तव में इस मामले को जाने नहीं देना चाहता था। क्या वह वास्तव में आपके लिए कोई निर्णय ले सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे असभ्य होने का दोष न दे। जाहिर है वान दाफू हुआन फैंग पर दबाव बनाने के लिए गुओ मिंगन का उपयोग करना चाहता था और वह चाहता था कि हुआन फैंग खुद को छोड़ दे। बेशक वान दाफू को लगा कि हुआन फैंग ने उसे पहले ही नाराज कर दिया है। भले ही हुआन फैंग ने हार स्वीकार करने की पहल की हो, लेकिन वह उसे आसानी से जाने नहीं देगा। वह बस हुआन फैंग को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखना चाहता था और फिर उसे सबक सिखाना चाहता था। जब गुओ मिंगन ने वान दाफू की बातें सुनी तो उसने अवचेतन रूप से हुआन फैंग की ओर देखा। हुआन फैंग के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था, जिससे गुओ मिंगन को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। तुरंत उसे शर्म का एहसास हुआ। हुआन फैंग उसकी मदद करने आया था, वह हुआन फैंग पर विश्वास कैसे नहीं कर सकती थी। मुझे हुआन फैंग पर विश्वास है, उसका निर्णय मेरा निर्णय है, गुओ मिंगन ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। वान दाफू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसके बाद वान दाफू ने फिर से कैप्टन यांग की ओर देखा और कहा, कैप्टन यांग, मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ। यदि आपने कोई निर्णय नहीं लिया है तो आप कैप्टन होने के बारे में भूल सकते हैं। वान दाफू पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग वे मुझे सम्मान नहीं देते। वह गुओ योंग को जाने देने के लिए काफी दयालु था, लेकिन अंत में हुआन फैंग अभी भी उसके लिए परेशानी पैदा करना चाहता था। गुओ मिंगन ने वास्तव में हुआन फैंग पर विश्वास करना चुना। उसी समय कप्तान यांग, उसने वास्तव में उसे कोई सम्मान नहीं दिया। लंबे समय तक बात करने के बाद क्या इस प्रकार वान दाफू का शेष धैर्य भी समाप्त हो चुका था। वान दाफू की धमकी के बाद कैप्टन यांग का चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि वान दाफू ने इससे पहले उसे अपनी नजरों में नहीं रखा था। हालांकि वह अपने और वान दाफू के बीच की खाई को जानता था, इसलिए वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वान दाफू और भी गंभीर हो जाएगा। अब वह अपने कप्तान की स्थिति को कमजोर करने जा रहा था। अगर वह उसकी बात सुनता, भले ही वह स्थायी रूप से अपना पद बचा ले, फिर भी उसके सामने एक अधीनस्थ की गरिमा बनी रहेगी। ये सब खत्म हो चुका था। उसे डर था कि भविष्य में ये सब के लिए चर्चा का विषय बन जाएगा। इसलिए कैप्टन यांग ने अवचेतन रूप से हुआन फैंग को देखा। जब से हुआन फैंग ने अपना रुख व्यक्त किया तब से उसने कुछ और नहीं कहा। वह वान दाफू जितना आक्रामक नहीं था। हालांकि कैप्टन यांग को हुआन फैंग के शरीर से आने वाली आत्मविश्वास भरी क्यूई का स्पष्ट एहसास हो रहा था। इसके अलावा कैप्टन यांग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हुआन फैंग ने वान दाफू को किस तरह देखा था। ये वैसा ही था जैसे वान दाफू ने पहले उसे देखा था। यह एक तरह की नजर थी जो दिखाती थी कि वह वान दाफू को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखता था। ये तिरस्कार की नजर थी। जाहिर है हुआन फैंग के दिल में वान दाफू उसके बराबर नहीं था। हुआन फैंग को कुछ देर तक देखने के बाद कैप्टन यांग को अचानक लगा कि हुआन फैंग के चेहरे की विशेषताएं कुछ हद तक जानी पहचानी है। वह टीवी पर समाचार में दिखाए गए व्यक्ति के समान ही दिख रहा था और उस व्यक्ति का नाम भी हुआन फैंग लग रहा था। क्या ये संभव है कि वे एक ही व्यक्ति हों? ये सोचते ही कैप्टन यांग को अपने दिल में एक तरह का झटका लगा। उसके बाद जितना ज्यादा वह हुआन फैंग को देखता उतना ही उसे लगता कि यह सब कुछ वैसा ही है। यहाँ तक कि सदमे की वजह से कैप्टन यांग ने अपना संयम खो दिया और हुआन फैंग को घूरने लगा। वह एक विकृत व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी एक बेमिसाल सुंदरता देखी हो। कैप्टन यांग, अब केवल 10 सेकंड बचे हैं। वान दाफू की क्रोधित आवाज सुनाई दी। वह मूल रूप से चाहता था कि कैप्टन यांग हुआन फैंग को पकड़ ले। हालांकि कैप्टन यांग ने हुआन फैंग को एक नजर से देखा। उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इससे वान दाफू को बहुत गुस्सा आया। एक साधारण कप्तान उसकी बातों को गंभीरता से कैसे नहीं ले सकता था। ऐसा लग रहा था कि अब उसे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का समय आ गया है। आखिरी 5 सेकंड, 5, 4। वान दाफू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उल्टी गिनती शुरू हुई। कोई तो आओ, कैप्टन यांग अचानक चिल्लाया। वान दाफू के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उसने सोचा था कि कैप्टन यांग वाकई उसकी नजरों में नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। हालांकि उसे लगा कि कैप्टन यांग की वजह से उसकी प्रतिष्ठा गिर गई है। वान दाफू ने फैसला किया कि वह इस छोटे कैप्टन को सबक सिखाएगा। कैप्टन यांग, ये सही है, हमें इस कमीने को पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। वान दाफू ने कैप्टन यांग से आत्मसंतुष्ट होकर कहा। भाई वान ने अपने वरिष्ठ को देखा और फिर हुआन फैंग को देखा। वह अपने वरिष्ठ के बारे में ज्यादा चिंतित था। गुओ मिंग के चेहरे पर भी चिंता के भाव दिखाई दिए। हालांकि कैप्टन यांग अभी कमरे में हुआन फैंग के प्रति बहुत विनम्र थे, लेकिन वान दाफू के शामिल होने से स्थिति स्पष्ट रूप से अलग थी। उसे लगा कि कैप्टन यांग ने पहले ही अपने दिल में वान दाफू का पक्ष ले लिया है। इसके विपरीत इस मामले में शामिल व्यक्ति के रूप में हुआन फैंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह सिर्फ कैप्टन यांग को उदासीन भाव से देखता रहा। कैप्टन यांग ने हुआन फैंग की तरफ देखा, फिर वान दाफू की तरफ देखा। उसने अचानक अपने दांत पीसते हुए कहा, कोई वान दाफू के बेटे को बंद कर दे। वान दाफू का बेटा और गुओ योंग दोनों 14 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उन्हें गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वान दाफू को उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन यांग ऐसा आदेश देंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान, जो पहले गर्व से भरी हुई थी, अब जम गई। उसने अविश्वास से कैप्टन यांग की ओर देखा। उसे लगा कि उसने अभी अभी उसकी बात गलत सुनी है। कैप्टन यांग, आपने अभी क्या कहा? क्या मैंने आपकी बात गलत सुनी? वान दाफू ने पूछा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वान शियाओवांग को गिरफ्तार करो।
कैप्टन यांग ने वान दाफू के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह भाई वान और बाकी लोगों की ओर मुड़ा और बोला। भाई वान और अन्य लोग भी कैप्टन यांग की बातों से दंग रह गए। अब जब उन्होंने कैप्टन यांग की बातें फिर से सुनी तो उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। हालांकि कैप्टन यांग ने वान दाफू के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का मतलब बहुत स्पष्ट था। वान दाफू ने अभी उसे गलत नहीं सुना था। कैप्टन यांग ने हुआन फैंग के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। जिसे वह पकड़ना चाहता था वह हुआन फैंग भी नहीं था, वह वान दाफू के बेटे को पकड़ना चाहता था। सुरमा में गियांग, तुम्हारे दिमाग में गंदगी है। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? मैं देखना चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कौन करता है। वान दाफू ने गुस्से से जवाब दिया। कैप्टन यांग, जो आदेश देने के बाद भी थोड़ा घबराया हुआ था, इस वान दाफू ने उसे बार बार नीची नजर से देखा था। वह उसे धमका नहीं रहा था, बल्कि उसे कोस रहा था। क्या उसे वाकई लगता था कि उसे धमकाना आसान है? तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? कैप्टन यांग ने कहा। ओह अच्छा। भाई वान और अन्य लोग जल्दी से आगे बढ़े और वान जियाओवांग को पकड़ लिया, जो वान दाफू के बदन में पीला चेहरा लिए खड़ा था। वान दाफू ने 2 बार हमला रोका, लेकिन वह भाई वान और बाकी लोगों को रोक नहीं सका। इसलिए वह पलटा और अपने साथ आए कुछ लोगों पर चिल्लाया, तुम सब मर चुके हो, तुम हमारी मदद करने नहीं आओगे? ठीक है बॉस। वान दाफू के कुछ अंगरक्षक जल्दी से आए और वान शियाओवांग को भाई वान और अन्य लोगों से छीनने की कोशिश की। चलो देखते हैं कि यहाँ कौन क्रूरता से पेश आने की हिम्मत करता है। कैप्टन यांग ने अपने आदमियों को बाहर निकाला और उन अंगरक्षकों की ओर इशारा किया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। कैप्टन यांग की हरकतें देखकर वान दाफू के अंगरक्षक इतने डर गए कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे हिल सके। वे वान दाफू की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मदद मांग रहे हों। वान दाफू का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। वह इतना उदास था कि उसमें से पानी टपकने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन यांग इतना ताकतवर होगा। उसने उस आदमी को भी मार गिराया। अच्छा, बहुत अच्छा यांग नाम, तुम बहुत साहसी हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने समय तक कप्तान बने रह सकते हो। वान दाफू ने उग्रता से कहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा डरो मत, मैं उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा। पिताजी, जल्दी से मुझे बचाओ और इन कमीनों को मार डालो। वान शियाओवांग भी चिल्लाया, मुझे पता है, चिंता मत करो। वान दाफू ने शॉपिंग मॉल से ड्रेसवेयर निकाला और कहा। फिर उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जाहिर है वान दाफू को लगा कि इन सब का कारण हुआन फैंग ही है। इसलिए अगर वह कैप्टन यांग और बाकी लोगों को कुछ नहीं कर सकता था तो वह केवल हुआन फैंग पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। बेशक उसका कैप्टन यांग और अन्य लोगों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा उसने हुआन फैंग को सबक सिखाने की बात किया था। तुम सब जाओ और उसे अपन बना दो। वान दाफू ने अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों से कहा। हुआन फैंग, सावधान रहो। गुओ मिंगन चिल्लाया। यहाँ तक कि गुओ योंग भी चिंतित दिख रहा था। वान दाफू, खिलवाड़ मत करो, कैप्टन यांग ने भी कहा। हालांकि चूंकि यह उनके साथ कोई सीधा संघर्ष नहीं था, इसलिए जब उसने स्थिति देखी तो उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। हुआन फैंग, सावधान रहो, गुओ मिंगन चिल्लाया। यहाँ तक कि गुओ योंग भी चिंतित दिख रहा था। वान दाफू, खिलवाड़ मत करो, कैप्टन यांग ने भी कहा। हालांकि चूंकि यह उनके साथ कोई सीधा संघर्ष नहीं था, इसलिए जब उसने स्थिति देखी तो उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है वान दाफू भी इस बात को समझ गया था, इसलिए वह बहुत निडर था और उसने अपने अंगरक्षकों को रुकने के लिए नहीं कहा। हुआन फैंग वही खड़ा रहा और अपनी ओर दौड़ते हुए अंगरक्षकों को ठंडे मन से देखता रहा। वह कितनी जगहों पर गया था, उसने कितने विशेषज्ञों को देखा था और वह इन साधारण ताकत वाले अंगरक्षकों से कैसे डर सकता था। इस वजह से जब वे अंगरक्षक हुआन फैंग की तरफ भागने वाले थे तो हुआन फैंग पहले आगे बढ़ गया। उसका शरीर अचानक से गायब हो गया। भीड़ की प्रतिक्रिया करने से पहले वह अंगरक्षकों की भीड़ में घुस गया था। अगले ही पल दयनीय चीखें गूंजने लगी और उसके बाद एक के बाद एक लहरें उठने लगी। 1922 वह उसे जाने नहीं देगा 2 इससे पहले कि वान दाफू का क्रूर और डरावना भाव फीका पड़ता, उसने हुआन फैंग की भूतिया आकृति देखी। तुरंत उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। कैप्टन यांग, भाई वान और उनके साथ खड़े अन्य लोग भी हैरानी से हुआन फैंग को देख रहे थे। आम लोगों की नजर में ये कुछ अंगरक्षक बहुत ताकतवर थे। अंत में वे हुआन फैंग के सामने बच्चों की तरह थे। प्रतिरोध करने की किसी भी क्षमता के बिना हुआन फैंग उन्हें आसानी से नीचे गिरा सकता था, लेकिन वे हुआन फैंग के कपड़ों को छू भी नहीं सकते थे। गुओ मिर्गन भी इस पल में बहुत हैरान थी। शुरू में वह हुआन फैंग के बारे में चिंतित थी, लेकिन अंत में जब उसने देखा कि हुआन फैंग कितना शक्तिशाली था तो उसे राहत मिली। जहाँ तक छोटे गुओ योंग का सवाल है, उसने हुआन फैंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसके दिल में हुआन फैंग का आकार असीम रूप से लंबा हो गया था। भाई आह, हुआन फैंग ने अपनी दिशा और ताकत को नियंत्रित किया। आखिरी अंगरक्षक जो अभी भी खड़ा था उसे उसने उड़ा दिया। जिस दिशा में वह उड़ा वह ठीक उसी जगह थी जहाँ वान दाफू था। वान दाफू पहले भी वहाँ स्तब्ध रह गया था, लेकिन अंत में उसने अपने सामने का दृश्य देखा। एक काली छाया लगातार बड़ी होती जा रही थी। जब उसे बहुत कुछ समझ में आया तब तक उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अंगरक्षक का मोटा शरीर सीधे उसके शरीर से टकराया, जिससे वह तैयार नहीं था। संतुलन खोने के बाद वह अंगरक्षक द्वारा नीचे भी दबाया गया था। उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग आपस में उलझने वाले हैं। जब सभी अंगरक्षक गिर गए तो हुआन फैंग रुक गया। हालांकि उसने कैप्टन यांग से, जो अभी भी सदमे में था, और भाई वान से कहा, इन लोगों पर सरकारी अधिकारियों पर हमला करने का संदेह है। क्या आपको उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? आपको ये भी पता होना चाहिए कि हुआन फैंग की पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य के रूप में भी एक सरकारी अधिकारी की थी। इन अंगरक्षकों ने कैप्टन यांग और अन्य लोगों के सामने हुआन फैंग पर हमला किया। वे उसे पूरी तरह से गिरफ्तार कर सकते थे। यहाँ तक कि वान दाफू, जो जमीन पर दबा हुआ था और सांस नहीं ले पा रहा था, को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ओह ठीक है। तभी कैप्टन यांग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाई वान और अन्य लोगों से कहा, उन सभी को पकड़ लो। हाँ कप्तान। भाई वान और अन्य लोगों ने प्रशंसा के साथ हुआन फैंग को देखा। पहले वे अभी भी हुआन फैंग की पहचान के बारे में सोच रहे थे।
अंत में हुआन फैंग ने उनके सामने अपना असली रंग दिखाया। अब उन्हें हुआन फैंग की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं था। भाई वांग के लिए उन्होंने सुना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में बादलों जितने विशेषज्ञ हैं वे सभी बहुत कुशल थे और उन्होंने पहले केवल उसके बारे में सुना था। आज उसने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देखा था। उन अंगरक्षकों का तो कहना ही क्या, भले ही वे एक साथ हमला करें, उसने अनुमान लगाया कि वह हुआन फैंग का एक बाल भी नहीं काट पाएगा। और वह हुआन फैंग ने वान दाफू की ओर इशारा किया जो जमीन पर लेटा हुआ था। भाई वान और अन्य लोगों ने यान चाओ की ओर देखा। आखिरकार इन अंगरक्षकों को पकड़ना, वे अंगरक्षक वान दाफू के अधीनस्थ ही थे। अगर वे उन्हें पकड़ लेते हैं तो ऐसा ही हो। हालांकि वान दाफू अलग था, वह एक प्रसिद्ध स्थानीय व्यक्ति था। एक बार वह पकड़ा गया, अगर यह बात बाहर आ गई तो इस पर बहुत ध्यान जाएगा। हालांकि उस समय वे दबाव भी महसूस करेंगे। कुछ दबाव लोगों से आया, जबकि अन्य उच्च पदस्थ लोगों से। आखिरकार वान दाफू के स्थानीय क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे संबंध थे। कैप्टन यान के चेहरे पर एक बार फिर झिझक भरी नजर आई। बेशक उसे पता था अगर हम वान दाफू को पकड़ लेंगे तो क्या होगा। हालांकि आज उसने वान दाफू को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। भले ही वे उसे गिरफ्तार न करें, उसके बाद वान दाफू बदला लेने का मौका ढूंढ लेगा। और अब कैप्टन यान जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकते थे वह था हुआन फैंग। वह जानता था कि वान दाफू और हुआन फैंग के बीच पहले से ही संघर्ष चल रहा था। हुआन फैंग के हालात को एक तरफ रखते हुए वान दाफू कभी भी हुआन फैंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वान दाफू की हरकतें निश्चित रूप से हुआन फैंग को क्रोधित कर देंगी। हुआन फैंग के पलटवार को आकर्षित करके उन दोनों के लिए इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना असंभव होगा। इसलिए कैप्टन यान को उम्मीद थी कि हुआन फैंग एक बार और हमेशा के लिए वान दाफू से छुटकारा पा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो वान दाफू उससे बदला नहीं लेगा। इसलिए अब उसे जो करने की जरूरत थी वह हुआन फैंग के करीब रहना था। उसके मन में कोई और विचार नहीं आ सकता था। ये सोचते हुए कैप्टन यान ने वान दाफू की ओर देखा और उग्रता से कहा, उसे पकड़ लो। ठीक है। भाई वान और अन्य लोगों ने कैप्टन यान का आदेश प्राप्त किया और अब वान दाफू के साथ विनम्र नहीं रहना चाहते थे। यह आदमी लंबे समय से उनके सामने घमंडी था और उनकी आंखों में नहीं देखता था। अब जब कैप्टन यान और हुआन फैंग उनके लिए खड़े हो गए हैं तो वे स्वाभाविक रूप से वान दाफू के साथ विनम्र नहीं होंगे। जब उसे हथकड़ी लगाई गई थी तो उसकी हरकतें भी काफी बड़ी थी। इस वजह से वान दाफू, जो सांस लेने के लिए हौंसले की स्थिति में दबा हुआ था, एक बार फिर दयनीय चीख निकला। यान नाम, तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे पकड़ भी लो। मैं आज यहाँ अपनी बात कहूंगा, तुम निश्चित रूप से मरोगे। भले ही तुम अब मेरे सामने घुटने टेक दो और प्रणाम करो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ। वान दाफू ने कैप्टन यान पर गुस्से से चिल्लाया। ये वान दाफू कौन था? स्थानीय क्षेत्र में वह एक प्रतिष्ठित और संपर्क वाला व्यक्ति था। वह एक उच्च श्रेणी का धनी व्यवसाय भी था, लेकिन आज उसे एक छोटे दल के नेता ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा कप्तान यान ने पहले उसे कोई सम्मान नहीं दिया था। इन सभी बातों ने मिलकर वान दाफू को कप्तान यान के प्रति गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। कैप्टन यान के चेहरे पर चिंता के भाव एक झटके में गायब हो गए और फिर दृढ़ हो गए। वह जानता था कि इस समय उसके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जाहिर है वान दाफू उससे नफरत करता था। वह अब उसे जाने देने वाला था। उससे माफी मांगने से कोई असर नहीं होगा। इसलिए कैप्टन यान के मन में कोई और विचार नहीं आया। आखिरकार चाहे उसके मन में कोई और विचार क्यों न हो, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उसने भाई वान और बाकी लोगों से कहा, उन्हें दूर ले जाओ और कुछ समय बचाओ। हाँ कप्तान, भाई वान और अन्य लोगों ने कहा। सुरमा में ध्यान, तुम मरे हुए मांस हो, तुम मर चुके हो। वान दाफू को भाई वान और अन्य लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन वह चिल्लाता रहा। भले ही वह पकड़ा गया हो, वान दाफू अभी भी बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि कप्तान यान और हुआन फैंग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वह बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। उस समय ये हुआन फैंग और कप्तान यान की मृत्यु का समय होगा। मिस्टर हुआन, अब हमें क्या करना चाहिए? कैप्टन यान ने अवचेतन रूप से हुआन फैंग से पूछा। इस समय वह केवल हुआन फैंग पर भरोसा कर सकता था। आप लोग पहले उससे पूछताछ करें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, कैप्टन यान ने कहा। ये तथ्य कि वान दाफू ने अपने आदमियों को अभी हुआन फैंग पर हमला करने का आदेश दिया था, कैप्टन यान और अन्य लोगों के लिए उससे पूछताछ करने के लिए पर्याप्त था। हुआन फैंग, क्या तुम ठीक होगे? गुओ मिंगन ने चिंतित होकर हुआन फैंग से पूछा। मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने गुओ योंग की ओर देखा और कहा। पहले अपने भाई को वापस ले जाओ, उसे डराओ मत। ठीक है। गुओ मिंगन ने अपने भाई की ओर देखा और कहा। हाँ, तुम्हारा क्या? मैं यहाँ कुछ समय तक रुकूंगा। यहाँ के मामले निपटाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढूंगा, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है। गुओ मिंगन ने सिर हिलाया। उसके बाद गुओ मिंगन अपने भाई के साथ चली गई। कैप्टन यान और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं रोका। गुओ योंग के जाने से पहले उसने हुआन फैंग को धन्यवाद भी दिया और उसे अपने घर आमंत्रित किया। मिस्टर हुआन, महानिदेशक लियू ने फोन किया। गुओ मिंगन और उसके भाई के जाने के कुछ ही समय बाद कैप्टन यान अपने फोन के साथ हुआन फैंग को खोजने आए। कैप्टन यान के चेहरे को देखकर यह स्पष्ट था कि उन्हें फोन पर डांटा गया था। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और फोन उठाया। नमस्ते, मैं हुआन फैंग हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। श्री वान को तुरंत रिहा करो। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तुम किसी को भी गिरफ्तार करने की हिम्मत रखते हो? फोन से तुरंत दहाड़ने की आवाज आई। यह महानिदेशक लियू होना चाहिए जिसके बारे में कैप्टन यान बात कर रहे थे। दूसरे पक्ष को हुआन फैंग की पहचान नहीं पता थी और उन्हें लगा कि हुआन फैंग भी इस जगह का सदस्य है। दरअसल यह अजीब नहीं था। महानिदेशक लियू स्पष्ट रूप से वान दाफू के सुदृढ़ीकरण थे। दुश्मन और कैप्टन यान के बीच स्थिति में बहुत अंतर था। ये बहुत संभव था कि वे नहीं जानते थे कि कैप्टन यान कौन थे। कैप्टन यान ने हुआन फैंग को फोन नंबर देने के बाद उन्हें लगा कि हुआन फैंग भी इस जगह का सदस्य है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, वान दाफू तुम्हें जाने नहीं दे सकता, हुआन फैंग ने हल्की से कहा। कमीने, महानिदेशक लियू ने गुस्से से कहा। तुम्हारा वरिष्ठ कौन है? मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरे वरिष्ठ का नाम बाई शियाओरो है। जाओ और उसे ढूंढो। ये कहने के बाद हुआन फैंग ने फोन रख दिया। हुआन फैंग ने दूसरे पक्ष से झूठ नहीं बोला। बाई शियाओरो अभी भी उनकी टीम लीडर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उनकी वरिष्ठ थी।
मिस्टर हुआन, क्या कुछ होगा? कैप्टन यांग ने हुआन फैंग से फोन लिया और चिंतित होकर पूछा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद हुआन फैंग को बैठने के लिए जगह मिल गई। कैप्टन यांग ने खुद हुआन फैंग के लिए एक कप चाय बनाई। भाई वान और बाकी लोगों को वान दाफू से पूछताछ करने का जिम्मा सौंपा गया। जैसा कि हुआन फैंग ने अनुमान लगाया था, करीब आधे घंटे बाद बाहर हलचल मच गई। फिर कुछ आकृतियां अंदर आईं। यहाँ का प्रभारी कौन है? बाहर आओ, आगे चल रहे अधेड़ व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। मैं हूँ, कैप्टन यांग ने खड़े होकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर वांग अब कहाँ हैं? उन्हें तुरंत जाने दो, आदमी ने कहा। महानिदेशक लियू, श्री वांग अभी जांच के दायरे में हैं। उन्हें अभी रिहा नहीं किया जा सकता। महानिदेशक लियू, श्री वांग अभी जांच के दायरे में हैं। उन्हें अभी रिहा नहीं किया जा सकता, कैप्टन यांग ने कहा। जो व्यक्ति आया था वह महानिदेशक लियू था, जो अभी फोन पर था। महानिदेशक लियू कैप्टन यांग को नहीं जानते थे, लेकिन कैप्टन यांग महानिदेशक लियू को जानते थे। वह उन्हें पहले भी अन्य स्थानों पर देख चुका था। कमीने, क्या तुम जानते हो कि मिस्टर वांग कौन है? क्या तुम जानते हो कि उन्हें पकड़ने के क्या परिणाम होंगे? मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें तुरंत रिहा कर दो। उस आदमी, महानिदेशक लियू ने कहा। कैप्टन यांग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, महानिदेशक लियू, है न? मैंने उस वांग दाफू को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। मुझे संदेह है कि उसने विदेशी शक्तियों के साथ सांठगांठ की है। क्या आप वाकई उसे रिहा करना चाहते हैं? अगर कुछ हुआ तो क्या होगा? क्या आप इसके परिणाम भुगत सकते हैं? आप कौन हैं? महानिदेशक लियू ने हुआन फैंग की ओर देखा और पूछा। मैं हुआन फैंग हूँ, मैंने तुमसे फोन पर बात की। हुआन फैंग ने कहा। कैसा लगा? क्या तुम अब भी उसे जाने देना चाहते हो? आप कौन हैं? आपको ये कहने का क्या अधिकार है कि श्री वांग विदेशी शक्तियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं? श्री वांग हमारे शहर के एक बेहतरीन उद्यमी हैं। आप उन पर कैसे लापरवाही से बदनामी कर सकते हैं? महानिदेशक लियू ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा। 1923 उसके बहुत सारे संबंध थे। एक यह मेरा पहचान पत्र है। हुआन फैंग ने अपना पहचान पत्र महानिदेशक लियू को सौंप दिया। महानिदेशक लियू ने कुछ संदेह के साथ आईडी कार्ड लिया। पहले तो उन्हें लगा कि हुआन फैंग यही का है, लेकिन अब उन्हें लगा कि वे गलत थे। हुआन फैंग यहाँ का नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। हुआन फैंग के दस्तावेज पर जानकारी देखकर महानिदेशक लियू थोड़ा स्तब्ध रह गए। हुआन फैंग की ओर देखने का उनका नजरिया भी अनिश्चित हो गया। कैप्टन यांग और भाई वान के विपरीत महानिदेशक लियू ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अस्तित्व के बारे में सुना था। उन्होंने पहले भी अंदर के लोगों को देखा था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का पता था। हालांकि उन्हें इस स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोगों को देखने की उम्मीद नहीं थी। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। महानिदेशक लियू की आंखें संकोच से भर गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने हुआन फैंग से कहा, भले ही आप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हो, आप लोगों को आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना? महानिदेशक लियू की बातें सुनकर हुआन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि महानिदेशक लियू अपनी पहचान बताने के बाद भी हार नहीं मानेंगे। ऐसा लग रहा था कि महानिदेशक लियू का वांग दाफू के साथ गहरा रिश्ता था। बेशक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि महानिदेशक लियू ने यह बात केवल इसलिए कही क्योंकि वह अपने पक्ष में खड़े थे। मुझे संदेह है कि उसने कुछ विदेशी शक्तियों के साथ मिलीभगत की है। क्या हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? हुआन फैंग ने जवाब में पूछा। इसके अलावा जब हम यहाँ थे तो उसने अपने अधीनस्थों से मुझ पर हमला करवाया था। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे पूरी तरह से गिरफ्तार कर सकता हूँ, है न? दूसरी ओर महानिदेशक लियू, आपने मुझे वांग दाफू को इतनी जल्दी रिहा करने के लिए क्यों कहा? जैसा कि मैंने कहा, वांग दाफू इस शहर के एक उत्कृष्ट उद्यमी है। मेरे अपने लोग नहीं चाहते कि ऐसे व्यक्ति पर गलत आरोप लगाया जाए। महानिदेशक लियू ने कहा। हुआन फैंग ने कहा, उन पर गलत आरोप लगाया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। महानिदेशक लियू ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कार्यों से निवेशकों का उत्साह ठेस पहुंचेगा? अगर कुछ गलत हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कोई परिणाम हुआ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। हुआन फैंग ने हल्के से कहा। हम उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वह अमीर है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे अमीर आदमी हैं जो उससे ज्यादा अमीर हैं, और भी बहुत कुछ है। महानिदेशक लियू ने कुछ देर तक हुआन फैंग को देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखते हैं आप क्या पता लगा सकते हैं। इतना कहने के बाद महानिदेशक लियू अपने आदमियों के साथ चले गए। उनके चेहरे के भावों से यह स्पष्ट था कि वे अभी भी आश्वस्त नहीं थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य के रूप में हुआन फैंग की पहचान थोड़ी खास थी, लेकिन महानिदेशक लियू भी इस जगह पर असली ताकत रखने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा उनके पास हुआन फैंग की मदद मांगने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें हुआन फैंग की पहचान से डर नहीं लगता था। जाहिर है महानिदेशक लियू को यह नहीं पता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्यों के अलावा राजधानी के अन्य सदस्यों के साथ भी उनकी अन्य पहचान थी। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो शायद वह हुआन फैंग पर इस तरह से मुंह फेरने की हिम्मत नहीं करते। मिस्टर हुआन, ये कैप्टन यांग हुआन फैंग के पास आए और पूछा। इस समय कैप्टन यांग ही सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। आखिरकार वह वांग दाफू से पूरी तरह से अलग हो चुका था। अगर वांग दाफू अंत में ठीक रहा तो सबसे पहले उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप उससे पूछताछ जारी रख सकते हैं। हुआन फैंग ने हाथ हिलाया और कहा, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। ठीक है। इस बिंदु पर कप्तान यांग केवल हुआन फैंग पर भरोसा जारी रखने का विकल्प चुन सकता था। हुआन फैंग ने डायरेक्टर गैरियल लियू की पीठ की ओर देखा जब वह जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उधर महानिदेशक लियू, जो अभी अभी बाहर आए थे, अपनी कार के पास आए। उन्होंने अपना फोन निकाला और कॉल किया। नेताजी, वे बाहर नहीं आए, महानिदेशक लियू ने फोन पर कहा। उनका लहजा पहले से कहीं ज्यादा सम्मानजनक था और वे बिल्कुल भी घमंडी नहीं लग रहे थे। क्या हो रहा है? आप स्वयं वहाँ गए थे लेकिन उन्हें बाहर नहीं लाए? फोन पर व्यक्ति ने पूछा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से किसी ने हस्तक्षेप किया है, महानिदेशक लियू ने फोन पर कहा। फिर उन्हें हुआन फैंग के बारे में बताया। यही हुआ। लगता है कि मिस्टर वान का उस हुआन फैंग से झगड़ा चल रहा है। वह हुआन फैंग मिस्टर वान से निपटने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा है। महानिदेशक लियू ने कहा। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोग जो चाहे कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फोन पर व्यक्ति ने गुस्से में कहा। बस मैं इस मामले को संभाल लूंगा।
ठीक है नेताजी, वैसे वान दाफू ने कोई जानकारी नहीं दी है न? फोन पर व्यक्ति ने पूछा। मुझे नहीं पता, वे मुझे श्री वान से मिलने ही नहीं देंगे, उनका रवैया बहुत कठोर है। महानिदेशक लियू ने कहा, ये तो सचमुच स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने ये कहते हुए गुस्से में फोन काट दिया। महानिदेशक लियू ने फोन रख दिया और उस जगह को देखा जहाँ से वे अभी निकले थे। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर से कार स्टॉप करके जाने को कहा। हुआन फेंग, जो अभी तक नहीं गया था, को अप्रत्याशित रूप से बाई शियाओरा का फोन आया। इस समय बाई शियाओरा का फोन आने पर वह थोड़ा हैरान था। जियोरो, क्या हुआ? घर पर क्या हुआ? हुआन फेंग ने सोचा कि घर पर कुछ हुआ है, इसलिए बाई शियाओरा ने उसे बुलाया। घर पर तो कुछ नहीं हुआ, बाई शियाओरो ने कहा, लेकिन दूसरी टीमों की टीम लीडर ने अभी मुझे फोन करके मदद मांगी है। उनके हाथ इतने लंबे हैं, क्या वे वास्तव में तुम्हारा स्थान ढूंढ सकते हैं? हुआन फेंग ने आश्चर्य से कहा। हुआन फेंग इस बार वाकई चौंक गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी छोटी सी जगह में एक अमीर आदमी। उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एक व्यक्ति मिल गया था और यह उस तरह का व्यक्ति था जो बाई शियाओरो से बात कर सकता था। इस वान दाफू का नेटवर्क बहुत बड़ा था। क्या हो रहा है? बाई शियाओरो ने उत्सुकता से पूछा। हुआन फेंग ने उसे गुओ योंग और वान दाफू के बारे में बताया। इतना छोटा मामला उन लोगों को कैसे शामिल कर सकता है? बाई शियाओरो भी बहुत हैरान थी। अस्पष्ट। दरअसल गुओ योंग और वान दाफू के बीच का मामला शुरू में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अंत में इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इससे बाई शियाओरो को अजीब लगा। मुझे भी यकीन नहीं है, हुआन फेंग ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वान दाफू सरल नहीं है। उसकी संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं है, आपको बस इसे स्वयं करना होगा। अन्य लोगों की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग पर विश्वास करती थी। जहाँ तक हमारे सहयोगी की बात है, मैं उसे रोकने में आपकी मदद करूंगी। ठीक है, हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा। बाई शियाओरो का फोन काटने के बाद हुआन फेंग ने कैप्टन यान को ढूंढा। उसने उससे वान दाफू के बारे में पूछा। इससे पहले हुआन फेंग ने वास्तव में वान दाफू जैसे किसी व्यक्ति को अपने दिल में नहीं रखा था। वह कई अंतरिक्ष क्षेत्रों में गया था और कई लोगों को देखा था। उसने अपने हाथों से अनगिनत अमीर और शक्तिशाली अधिकारियों को मार डाला था, इसलिए वह वान दाफू को अपनी नजरों में कैसे रख सकता था? शुरू में हुआन फेंग ने सोचा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य के रूप में उनकी स्थिति के कारण ये काम आसान होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस वान दाफू को कम करके आंका था। प्रतिद्वंद भी उतना सरल नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था, इसलिए हुआन फेंग वान दाफू को बहुत महत्व देता था। हालांकि वह वान दाफू को नहीं समझता था, इसलिए वह केवल कैप्टन यान से ही इसके बारे में पूछ सकता था। कैप्टन यान स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग की तुलना में वान दाफू के बारे में अधिक जानते थे, इसलिए उन्होंने हुआन फेंग को वान दाफू की स्थिति से परिचित कराना शुरू कर दिया। कैप्टन यान के वर्णन के माध्यम से हुआन फेंग को वान दाफू के बारे में बेहतर समझ मिली। वान दाफू मूल रूप से गुंडे थे, इसलिए उनके पास ज्यादा संस्कृति नहीं थी। बाद में किसी कारण से वह अचानक अमीर हो गए। उन्होंने न केवल शहर में बहुत सारी परियोजनाओं का ठेका लिया, बल्कि उन्होंने विदेशी व्यापार भी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जितना अधिक किया उतना ही वे लोकप्रिय होते गए। कुछ साल पहले वे शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए और हाल के वर्षों में उनका विकास भी तेजी से हुआ है। यही कारण है कि वान दाफू पहले इतने घमंडी थे। उन्होंने कैप्टन यान को अपनी नजरों में नहीं रखा। आखिरकार वान दाफू के विकसित होने के बाद वह कैप्टन यान की तुलना में बहुत उच्च स्तर के संपर्क में आ गया था और उसके पास बहुत सारे कनेक्शन भी थे। स्वाभाविक रूप से वह अपनी नजर में एक छोटे कप्तान को नहीं रखेगा। क्या आप जानते हैं कि वह कैसे प्रसिद्ध हुआ? हुआन फेंग ने पूछा। मुझे नहीं पता, कैप्टन यान ने अपना सिर हिलाया और कहा। वान दाफू कैसे प्रसिद्ध हो गया? बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। वे केवल इतना जानते हैं कि उसने अचानक शहर में एक परियोजना पर काम शुरू कर दिया और यह बहुत ही लाभदायक परियोजना थी। उस समय वह सिर्फ एक छोटा सा बॉस था और वह इस तरह की परियोजना को लेने में सक्षम था। इसने सनसनी भी मचा दी थी। तब से उसने विकास करना शुरू कर दिया था और उसने शहर में कई परियोजनाएं ली थी। उसके बाद उसने विदेशी व्यापार करना शुरू कर दिया। हुआन फेंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह वान दाफू काफी रहस्यमय था। उसके अचानक उठने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा और कारण का पता लगाना आसान नहीं होगा। वहाँ पूछताछ कैसी चल रही है? हुआन फेंग ने पूछा। कैप्टन यान को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने कहा, मुझे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। वान दाफू बहुत घमंडी है। वह बहुत असहयोगी भी था। वह जानता था कि हम उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं है। वह हमारे रिहा होने का इंतजार कर रहा है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। आप लोग उससे पूछताछ जारी रखें। अगर आपको वाकई कुछ नहीं मिल पाता है तो उसे जाने दें। उसे जाने दो। कैप्टन यान थोड़ा स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आया कि हुआन फेंग का क्या मतलब था। उसने सोचा कि हुआन फेंग वान दाफू के खिलाफ कुछ खास तरीके इस्तेमाल करने वाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग वान दाफू को इतनी आसानी से जाने देगा। ठीक है, हुआन फेंग ने सिर हिलाया। उसे यकीन था कि कैप्टन यान ने उसकी बात गलत नहीं सुनी होगी। वह बहुत डरा हुआ है। मुझे डर है कि वह और भी घमंडी हो जाएगा। वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, कैप्टन यान ने कहा। उसे डर था कि वान दाफू बाहर आने के बाद उससे बदला लेगा। हुआन फेंग की पहचान एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य की थी, इसलिए वान दाफू उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि वह सिर्फ एक छोटा सा दल का नेता था। वह वान दाफू के बदले का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे पता है, हुआन फेंग ने कहा। मेरा उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। पहले उसे जाने दो, मेरे अपने तरीके हैं। कैप्टन यान ने हुआन फेंग को देखा। उसे हुआन फेंग पर इतनी आसानी से भरोसा करने का पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि हुआन फेंग वान दाफू का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने वान दाफू को जाने दिया। जब उसने देखा कि हुआन फेंग कितना आश्वस्त था तो उसने सोचा कि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अंत में वह फिर भी वान दाफू का कुछ नहीं कर सका। बेचारा वह, उसने पहले ही गलत चुनाव कर लिया था। अब उसे डर था कि उसकी स्थिति खत्म हो जाएगी। ये सोचकर कैप्टन यान को अचानक थोड़ी निराशा हुई। उनका मूड भी बहुत खराब था। 1924 उसने इसे जाने दिया। दो हुआन फेंग को नहीं पता था कि कैप्टन यान क्या सोच रहे थे, लेकिन वह मोटे तौर पर इसका अंदाजा लगा सकता था।
हालांकि उसने कैप्टन यांग से कुछ नहीं कहा, क्योंकि चाहे वह कुछ भी कहे कैप्टन यांग उस पर यकीन नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा को समझाने में बर्बाद करने के बजाय वही काम गुप्त रूप से कर सकता है। दूसरी तरफ कैप्टन यांग जो थोड़ा निराश था, उसने वान दाफू से पूछताछ करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वैसे भी वान दाफू बहुत जिद्दी था, पूछताछ में उसे कुछ नहीं मिला। साथ ही वह हुआन फेंग से निराश था, इसलिए उससे थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद कैप्टन यांग ने किसी से वान दाफू को रिहा करने के लिए कहा, कप्तान क्या आपने सचमुच उसे रिहा कर दिया? भाई वांग ने अपने वरिष्ठ से सावधानी पूर्वक पूछा। मैं और क्या कर सकता हूँ? कैप्टन यांग पहले से ही बुरे मूड में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपने अधीनस्थ के प्रति उनका लहजा अच्छा नहीं था। अब तक क्या तुम्हें इससे कुछ हासिल हुआ है? अभी नहीं, वह आदमी बहुत जिद्दी है, भाई वांग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। तो फिर ये तय हो गया है न? कैप्टन यांग ने कहा, अगर आप पूछते रहेंगे तो आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप उसे क्यों रख रहे हैं? श्री हुआन के पास वान दाफू का मुंह खुला रखने का कोई रास्ता नहीं है, भाई वांग ने पूछा। उनके दिल में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य सभी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। यह संभव था कि वे वान दाफू के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह हे कैप्टन यांग ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि अब वह भी डर गया है। वह वान दाफू अपने संपर्कों के माध्यम से सीधे अपने वरिष्ठ के घर चला गया। शायद वह भी सोच रहा होगा कि वान दाफू से कैसे माफी मांगी जाए। जब हुआन फेंग और बाई शियाओ फोन पर थे तो कैप्टन यांग को इस बारे में पता चल गया था। उन्हें पता था कि वान दाफू ने अपने संपर्कों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी तक पहुंच बनाई है। क्या वान दाफू के पास संपर्कों का इतना बड़ा नेटवर्क है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नेताओं से भी संपर्क कर सकता है? बहुत बढ़िया, भाई वांग ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। भाई वांग के दिल में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में वह केवल सपने देख सकता था। जब उसने हुआन फेंग की पहचान की पुष्टि की तो वह एक पल के लिए अभी भी उत्साहित था। उसे लगा कि हुआन फेंग उनसे एक स्तर ऊपर है। जहाँ तक इस छोटी सी जगह के लोगों की बात है तो उनकी तुलना राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोगों से नहीं की जा सकती। भले ही वान दाफू यहाँ एक अमीर आदमी था, लेकिन भाई वांग के दिल में उसके और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्यों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। हालांकि भाई वांग को कभी उम्मीद नहीं थी कि वान दाफू राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से संपर्क कर पाएगा और उस जगह के नेताओं से संपर्क कर पाएगा। इस बात ने भाई वांग को इस हद तक चौंका दिया कि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके पक्ष के धनी लोग इतने शक्तिशाली कब से हो गए? ये तो उनकी कल्पना की सीमा को तोड़ना था। मैं भी नहीं लड़ना चाहता, उसकी क्षमता बहुत बढ़िया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे नाराज नहीं करता, भले ही मेरा दिमाग खराब हो गया हो। कैप्टन यांग ने बदसूरत भाव से कहा, जैसे कि उसे कब्ज हो गया हो। भाई वांग ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में केवल एक मूर्ख ही वान दाफू को नाराज कर सकता है अगर वह जानता है कि वान दाफू कितना सक्षम है। भाई वांग ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? जाने दो, कैप्टन यांग ने कहा। सचमुच वान दाफू बहुत सक्षम है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह बाहर चला गया है? भाई वांग ने झिझकते हुए कहा, अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो क्या तुम बदला नहीं लोगे? कैप्टन यांग ने बदसूरत भाव से कहा, उसे जाने दो, उसे जाने दो। मैं इस बेवकूफ को क्यों पकड़ पाया? मैं बहुत गुस्से में हूँ। भाई वांग ने अपने बॉस की तरफ देखा जो चेहरे पर चिढ़ के भाव के साथ चला गया। उसके दिल में उनके लिए गहरी सहानुभूति थी। उनकी पहचान आम लोगों को डराने के लिए काफी हो सकती है। हालांकि जब हुआन फेंग और वान दाफू जैसे लोगों का सामना हुआ तो वे कुछ भी नहीं थे। वर्तमान में कैप्टन यांग बीच में फंस गया था और जिसने सबसे अधिक चोटें झेली वह था। बेशक वह था जिसने सबसे अधिक चोटें झेली। हालांकि कैप्टन यांग के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। चाहे वह कोई भी पक्ष चुने, वह दूसरे पक्ष को नाराज कर देगा। वह सिर्फ एक ही काम कर सकता था कि वह ज्यादा मजबूत पक्ष को चुने। अब ऐसा लग रहा था कि कैप्टन यांग ने गलत चुनाव किया था। उसने गलत पक्ष चुना था। एक बार जब उसने गलत चुनाव किया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। भाई वांग को ऐसा लगा जैसे खरगोश मर गया हो या कुत्ता मर गया हो। कैप्टन यांग बदकिस्मत था, उसका जीवन भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन जो बात उसे लाचार कर रही थी वह थी। हालांकि उसे पता था कि परिणाम क्या होगा। हालांकि इस परिणाम को बदलने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार कर सकता था। वह केवल अंतिम परिणाम आने का इंतजार कर सकता था। आह, ये कैसी बेवकूफी भरी बात है। भाई वांग ने भी भावुक होकर आह भरी। इसके बाद भाई वांग ने अपने आदमियों को वान दाफू को रिहा करने का आदेश दिया। वान दाफू घमंडी चेहरे के साथ कमरे से बाहर चला गया। जब उसने भाई वांग को देखा तो उसने घृणा से नाक भान सिकुड़ी। अब तुम्हें पता है कि मुझे कैसे जाने देना है? डर गए, बहुत देर हो चुकी है। वान दाफू स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था कि उसे इतनी जल्दी क्यों रिहा कर दिया गया। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाहर के लोगों ने अपनी ताकत लगाई थी। वान दाफू को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, नहीं वो खुद हैरान था। इसलिए अब जब वह बाहर आ गया था तो उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। भाई वांग का मुंह हिल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस समय वह और क्या कह सकता था? घुटने टेक कर दया की भीख मांगना। उसने जो किया था उसका जिक्र ही नहीं, भले ही उसने किया हो। वान दाफू के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसे कभी जाने नहीं देगा। तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है, बस तुम रुको, मैं बाद में तुम्हें धीरे धीरे सबक सिखाऊंगा, वान दाफू ने सीधे तौर पर कहा। उसने कोई संयम नहीं दिखाया क्योंकि वह भाई वांग की जगह पर था। भाई वांग भी कुछ उदास महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे और कैप्टन यांग दोनों ही इस वान दाफू के निशाने पर हैं। ये कमीना उन्हें कभी जाने नहीं देगा। हाँ चलो चलें, वान दाफू ने उस व्यक्ति से कहा जो उसे लेने आया था। इस समय उसके बगल में बैठा व्यक्ति पिछले समूह के सभी लोगों को हुआन फेंग ने अस्पताल भेज दिया था। हुआन फेंग का हमला हल्का नहीं था, लेकिन अंत में ये सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वे शायद कुछ समय के लिए अस्पताल में रहेंगे। अपने आसपास के चेहरों को बदलते देख वान दाफू को अपने दिल में गुस्सा आया। उसके सामने हुआन फेंग का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा फिर से दिखाई दिया। वैसे वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी वाला कहाँ है? वह कैसा है? क्या तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया? वान दाफू ने भाई वांग से पूछा। उसका लहजा अभी भी बिल्कुल विनम्र नहीं था।
नोल, भाई वान ने अप्रिय स्वर में कहा। वह इस तथ्य के खिलाफ था कि वान दाफो उसे कभी नहीं जाने देगा, भले ही वह उसके सामने झुक जाए तो वह खुद को क्यों नीचा दिखाए। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? वान दाफो ने गुस्से से कहा। कृपया अपनी पहचान पर ध्यान दें। ध्यान से देखिए कि आप कहाँ हैं। भाई वान ने भी गुस्से में कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। वान दाफो इतना क्रोधित था कि वह हंसा और बोला। उसने इशारा किया। भाई वान से कहा, बस तुम प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वान दाफो अपने आदमियों के साथ चला गया। जब भाई वान ने वान दाफो को जाते देखा तो उसके चेहरे पर छाई शांति गायब हो गई। उसकी जगह घबराहट ने ले ली। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं थी, हालात पहले ही ऐसे हो चुके थे। दूसरी तरफ वान दाफो संतुष्ट होकर चला गया। उसने यह नहीं देखा कि उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी चीज उसका पीछा कर रही थी। ये छोटी सी चीज हुआन फैंग ने वान दाफो की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भेजी थी। वान दाफो के जाने के बाद हुआन फैंग भी चला गया। क्योंकि कैप्टन यांग निराश था, वह हुआन फैंग का अभिवादन करने भी नहीं आया। उसके विचार से वह और हुआन फैंग लगभग समाप्त होने वाले थे। वह हुआन फैंग के साथ विनम्र होने का मूड कैसे बना सकता था? हुआन फैंग कैप्टन यांग के स्थान से चले जाने के बाद वह गुओ मिंगन के घर लौट आया। जब हुआन फैंग वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां बहुत चहल पहल थी। न केवल गुओ मिंगन का 4 सदस्यीय परिवार बल्कि आसपास के ग्रामीण भी शो देखने आए थे। हुआन फैंग को आते देख कई गांव वालों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। हालांकि उन्होंने जानबूझकर हुआन फैंग के लिए रास्ता बना दिया जिससे वह आसानी से गुओ मिंगन के घर में प्रवेश कर सके। हुआन फैंग वापस आ गया है। हुआन फैंग को देखने वाला पहला व्यक्ति गुओ मिंगन था। जब उसने हुआन फैंग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने अवचेतन रूप से पुकारा। गुओ मिंगन के माता पिता और उसके भाई ने भी देखा। जब उन्होंने हुआन फैंग को देखा तो सभी ने उसका अभिवादन किया। मिस्टर हुआन, धन्यवाद, मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। गुओ मिंगन की मां ने हुआन फैंग का हाथ पकड़ा और उत्साह से कहा। धन्यवाद, गुओ मिंगन के पिता ने भी कहा। हालांकि वे गुओ मिंगन की मां जितना नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर भाव उसी तरह ही ईमानदार थे। ये ठीक है, ये ठीक है, हुआन फैंग ने कहा। बड़े भाई हुआन, धन्यवाद, गुओ योंग ने भी कहा। उसके चेहरे पर अब डर और भय नहीं था, इसके बजाय उसके चेहरे पर उत्साह था। बड़े भाई हुआन, आप वास्तव में मजबूत हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। जाहिर है, हुआन फैंग के उन सभी से अकेले लड़ने के शानदार कारनामे ने गुओ योंग का खून खौला दिया था। अब भी वह अभी भी उत्साहित था। जाहिर है, हुआन फैंग के उन सभी से अकेले लड़ने के शानदार कारनामे ने गुओ योंग का खून खौला दिया था। अब भी वह अभी भी उत्साहित था। हुआन फैंग ने गुओ योंग के सिर पर थपथपाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन से सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तुम अतीत में मुझसे बहुत बेहतर थे। हुआन फैंग द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद गुओ योंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, मैं बड़े भाई हुआन जितना अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ खड़े होकर ऐसा मत कहो। गुओ मिंगन की मां ने जल्दी से कहा, अंदर आओ और बैठो। अंदर आओ और बैठो। हुआन फैंग गुओ मिंगन के परिवार से घिरा हुआ था और लगातार धन्यवाद कह रहा था। ये देखा जा सकता था कि गुओ मिंगन के माता पिता गुओ योंग के गिरफ्तार होने से बहुत डरे हुए थे। अब जब उन्होंने अपने बेटे को बचाए जाने को देखा तो वे बहुत उत्साहित थे। कुछ देर बात करने के बाद गुओ मिंगन की मां पहले चली गई। वह किराने का सामान खरीदने के अलावा कुछ और नहीं करने जा रही थी। वह आज रात जश्न मनाएगी जब वह देखेगी। गुओ मिंगन के पिता हुआन फैंग से बात करने के लिए पीछे रह गए। बेशक गुओ मिंगन और गुओ मिंगन भी उनके साथ थे। हुआन फैंग ने उन्हें वान दाफो के बारे में नहीं बताया। उसे डर था कि गुओ मिंगन का परिवार चिंतित हो जाएगा। वे ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। अगर उसने उन्हें इस बारे में बताया तो इससे वे और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। इसका कोई और असर नहीं होगा। इसलिए गुओ मिंगन के परिवार में कोई भी नहीं जानता था कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वान दाफो स्पष्ट रूप से इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगा। 1925 उसने उसकी मंगनी करवाने की पहल की। एक फैंग, खाओ खाओ, औपचारिकता मत निभाओ, इसे अपने घर की तरह समझो, खूब खाओ। खाने की मेज पर गुओ मिंगन की मां ने हुआन फैंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। आज का रात्रिभोज बहुत शानदार कहा जा सकता है। गुओ मिंगन की मां ने अपने बेटे के बच जाने का जश्न मनाने के लिए हुआन फैंग को भी धन्यवाद दिया, इसलिए उसने व्यंजनों की एक पूरी मेज सजाई। हुआन फैंग का कटोरा भी उन व्यंजनों से भरा था जो गुओ मिंगन की मां लाई थी। बेशक गुओ मिंगन की मां का हुआन फैंग को संबोधित करने का तरीका भी मिस्टर हुआन से बदलकर जियाओ फैंग हो गया। यह ज्यादा सौहार्दपूर्ण लग रहा था, लेकिन अगर वह हुआन फैंग की असली पहचान जानती तो उसे नहीं पता था कि क्या उसके पास हुआन फैंग को इस तरह से बुलाने की हिम्मत है। आंटी, बस इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है, हुआन फैंग ने जल्दी से कहा। उसके बाद उसने गुओ मिंगन की तरफ देखा जैसे कि वह मदद मांग रहा हो। उसने गुओ मिंगन को चुपके से हंसते हुए देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती थी। और खाओ और खाओ। गुओ मिंगन की मां अभी भी हुआन फैंग से और खाने का आग्रह कर रही थी। अंत में ये गुओ मिंगन के पिता थे जो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कुछ कहा और गुओ मिंगन की मां को खाना बंद करवा दिया। हालांकि उत्साह कम नहीं हुआ। लिटिल फैंग, इस बार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो हमारे परिवार का लिटिल योंग वापस नहीं आ पाता। खाने की मेज पर गुओ मिंगन की मां ने एक बार फिर हुआन फैंग के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आंटी, आप पहले ही एक से ज्यादा बार आभार व्यक्त कर चुकी हैं। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं मोलिन का दोस्त हूँ, इसलिए ये सही है कि मैं ऐसा करूँ, हुआन फैंग ने कहा। गुओ मिंगन की मां को कुछ सूझा। उसने हुआन फैंग और उसकी बेटी की तरफ देखा और कहा, जियाओ फैंग, क्या तुम शादीशुदा हो? अभी नहीं। उसके पास बहुत सी औरतें थी, लेकिन वह शादीशुदा नहीं था। ओह, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें जल्दी नहीं की, गुओ मिंगन की मां ने कहा। बाहर के गांव में तुम्हारे जितनी उम्र के लोग मूल रूप से शादीशुदा हैं। जियो हान, मैंने भी तुमसे बहुत पहले आग्रह किया था। ये वास्तव में लोगों को चिंतित करता है। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? गुओ मिंगन ने शर्मिंदगी से कहा। गुओ मिंगन की माँ अक्सर उससे शादी करने के लिए कहती थी और यहाँ तक कि उसे एक साथी भी पेश करना चाहती थी। हालांकि गुओ मिंगन ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब जब उसने हुआन फैंग के सामने फिर से इस मामले का जिक्र किया तो गुओ मिंगन को अभी भी अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई।
इसमें बड़ी बात क्या है? पुरुषों का विवाह करना और महिलाओं का विवाह करना बहुत सामान्य बात है। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? गुओ मिंगन की मां ने उदासीनता से कहा। गुओ मिंगन ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मा गई और फिर कुछ नहीं बोली। हुआन फैंग बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उनके गृहनगर में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उनकी उम्र में शादी की। उनमें से अधिकांश जल्दी स्कूल नहीं गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी शादी जल्दी हो गई। इस माहौल के प्रभाव के कारण हुआन फैंग के माता पिता ने इस मामले पर उससे बार बार आग्रह किया था। उन्होंने हुआन फैंग की छोटी बहन को भी खेत पर जांच करने के लिए भेजा था और देखा था कि हुआन फैंग की वास्तव में एक प्रेमिका थी। उन्होंने इस मामले में अब और जल्दबाजी नहीं की। वैसे जियो फैंग, आप हमारे जियोहान के बारे में क्या सोचते हैं? गुओ मिंगन की मां ने पूछा। आहम, हुआन फैंग सूप पी रहा था, लेकिन जब उसने सवाल सुना तो वह चौंक गया और उसका गला रुक गया। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? गुओ मिंगन अपने दिल में शर्मिंदगी को रोक नहीं पाए और जोर से बोली। उसने चुपके से हुआन फैंग को भी देखा। हुआन फैंग को दयनीय हालत में देखकर वह अपने दिल में और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम में से कोई भी शादीशुदा नहीं है, एक साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। गुओ मिंगन की मां ने ऐसे कहा जैसे ये स्वाभाविक बात हो। उसे नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। गुओ मिंगन के पिता ने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी का रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल गया। आपको ये जानना चाहिए कि इससे पहले जब उन्होंने अनुमान लगाया था कि हुआन फैंग और गुओ मिंगन प्रेमी और प्रेमिका थे, तब भी गुओ मिंगहारी की मां का रवैया विपरीत था। अंत में उसने वास्तव में इस मामले पर चर्चा करने की पहल की। इसके अलावा उसके चेहरे पर बहुत ही स्वीकृति का भाव था। घटनाओं का ये परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ था। क्या इसका इस तथ्य से कुछ लेना देना हो सकता है कि हुआन फैंग ने गुओ योंग को बचाया था? वास्तव में गुओ मिंगन के पिता ने आधा सही अनुमान लगाया था। गुओ मिंगन की मां का रवैया इतनी जल्दी बदलने का कारण वास्तव में गुओ योंग के मामले से संबंधित था। हालांकि गुओ मिंगन की मां देहात से थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थी। वास्तव में गुओ मिंगन की मां बहुत चतुर थी। गुओ मिंगहरी की मां जानती थी कि उसके बेटे ने एक अमीर परिवार के बच्चे को नाराज किया है। यह अमीर आदमी शहर का एक मशहूर अमीर आदमी भी था। उसके पास बहुत पैसा था और उसके बहुत सारे संबंध थे। जब गुओ मिंगन की मां को पता चला कि उनके बेटे ने इतने अमीर परिवार को नाराज कर दिया है, तो वह बहुत चिंतित हो गई और यहाँ तक कि उन्हें निराशा की भावना भी पैदा हो गई। भले ही हुआन फैंग और उसकी बेटी एक साथ वापस आए और शहर में एक नजर डालने के लिए गए, उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हुआन फैंग ने गुओ योंग को वापस ला दिया था। इससे गुओ मिंगहरन की मां को सुखद आश्चर्य हुआ। साथ ही उसे हुआन फैंग की क्षमता के बारे में नई समझ भी मिली। उसके बेटे के वापस आने में निश्चित रूप से उसकी बेटी का कोई हाथ नहीं था। आखिरकार गुओ मिंगहन की मां जानती थी कि उसकी बेटी क्या करने में सक्षम है। उस मामले में मामला बहुत स्पष्ट था। ये सब हुआन फैंग की वजह से था। ये तथ्य कि हुआन फैंग वान दाफू की लड़ाई में अपराजित रहने में सक्षम था और यहाँ तक कि गुओ योंग को भी बचा सका, ये दर्शाता है कि हुआन फैंग की क्षमता खराब नहीं थी, कम से कम वान दाफू से बदतर नहीं थी। जहाँ तक वान दाफू की बात है, वह पहले से ही एक अमीर आदमी था। इसके अलावा वह स्थानीय तानाशाह था। ऐसी स्थिति में भी वह हुआन फैंग को नहीं हरा सका। इससे संकेत मिलता है कि हुआन फैंग की ताकत वान दाफू से भी अधिक हो सकती है। इस बात को समझने के बाद गुओ मिंगहरन की मां का रवैया बदल गया। यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में उत्सुकता से सोचा जा सके। इससे पहले उसने अपनी बेटी और हुआन फैंग के बीच के रिश्ते का विरोध किया था, क्योंकि उसे लगा कि हुआन फैंग एक अमीर व्यक्ति नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी शादी करके कष्ट झेले। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि हुआन फैंग स्पष्ट रूप से एक अमीर आदमी था, बस वह कम प्रोफाइल रखता था। ऐसी परिस्थितियों में वह निश्चित रूप से अपनी बेटी और हुआन फैंग के बीच के रिश्ते का विरोध नहीं करेगी। वह सक्रिय रूप से उसके साथ मैचमेकिंग करने की कोशिश भी करेगी। इसलिए गुओ मिंगहन के पिता की राय में यह एक बहुत ही अजीब बात थी, लेकिन गुओ मिंगहन की मां को लगा कि यह स्वाभाविक ही था। वह, आंटी, मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। हुआन फैंग ने आखिरकार खांसना बंद किया और कहा, केबी 68। हुआन फैंग की बातें सुनकर गुओ मिंगहन थोड़ी उदास दिखी। हालांकि वह स्थिति के बारे में पहले से जानती थी, फिर भी जब उसने हुआन फैंग को फिर से यह कहते सुना तो वह असहज महसूस करने लगी। हालांकि गुओ मिंगहन की मां इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसके लिए अपनी बेटी के लिए पति ढूंढना आसान नहीं था। वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी? अगर कोई आपको पसंद है तो ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों शादीशुदा हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। मुझे विश्वास है कि अगर वह इतनी उत्कृष्ट है तो वह निश्चित रूप से जीतेगी, गुओ मिंगहन की मां ने कहा। दरअसल गुओ मिंगहन की हालत खराब नहीं थी। वह सुंदर थी और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था। ऐसी लड़की बहुत पसंद की जाती थी। उसकी एकमात्र कमजोरी शायद उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। हालांकि अमीर हुआन फैंग के लिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माँ, क्या आप इस विषय पर बात नहीं कर सकती? गुओ मिंगहन अपनी माँ को फिर से रोकना चाहती थी। हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसकी कभी शादी नहीं हुई थी, गुओ मिंगहन की माँ ने कहा। ठीक है, चलो पहले इस बारे में बात नहीं करते। बच्चों को अपने मामले खुद सुलझाने दो, गुओ मिंगहरी के पिता ने कहा। मुझे डर है कि वे बहुत छोटे और असंवेदनशील हैं, गुओ मिंगहन की मां ने कहा। लेकिन उसने देखा कि उसकी बेटी थोड़ी गुस्से में थी, इसलिए उसने सही समय पर इस विषय को रोक दिया। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसने हार मान ली थी। दरअसल वह अभी भी अपने दिल में इस मामले के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे अपनी बेटी की मदद करके इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद उन्होंने खाने की मेज पर इस विषय पर बात करना बंद कर दिया। हालांकि वहाँ एक अजीब सा माहौल लग रहा था। यह माहौल भोजन के अंत तक बना रहा और गुओ मिंगहन ने शुरू से अंत तक हुआन फैंग को देखने की हिम्मत नहीं की। भोजन के बाद गुओ मिंगहन ने हुआन फैंग की तलाश करने की पहल की और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, हुआन फैंग, मुझे खेद है। मेरी माँ पहले बकवास कर रही थी, इसे दिल पर मत लेना। हाँ, मुझे पता है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा। गुओ मिंगहन को अपने दिल में अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उसने केवल सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब वह आराम कर रही थी तो एक और समस्या सामने आई। वह थी रात को सोने की समस्या। गुओ मिंगहन के घर में सिर्फ 3 कमरे थे। आमतौर पर ये काफी होते थे, लेकिन आज रात ही थोड़े कम लग रहे थे।
माँ और मैं सोएंगे। लिटिल योन, तुम और पिताजी एक ही कमरे में सोएंगे। हुआन फेंग, तुम अकेले एक ही कमरे में सोओगे। गुओ मिंगन ने व्यवस्था की। हुआन फेंग मेहमान था, इसलिए उसे उसी कमरे में अकेले सोना चाहिए। इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और यह निर्णय ऐसे ही हो गया। हालांकि रोशनी बंद होने के बाद गुओ मिंगन की मां ने अपनी बेटी को जाने देने का इरादा नहीं किया और पूछा, जियोहान, मुझे बताओ, तुम्हारे और उस जियो फेंग के बीच क्या रिश्ता है? वह तो बस एक साधारण दोस्त है। गुओ मिंगन ने कहा, एक साधारण दोस्त? वह हमारे परिवार के मामलों में इतना व्यस्त कैसे हो सकता है? मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, ऐसा नहीं लगता। गुओ मिंगन की मां ने कहा, हुआन फेंग एक अच्छा इंसान है। वह अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसने फिर से गुओ लियांग और झोउ रुलान के बारे में सोचा। हुआन फेंग वास्तव में अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। अगर हुआन फेंग नहीं होता, गुओ लियांग और झोउ रुलान कभी भी वह हासिल नहीं कर पाते जो उन्होंने आज हासिल किया है। तो फिर तुम उसके बारे में कैसा महसूस करती हो? गुओ मिंगन की मां ने पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। माँ एक अनुभवी व्यक्ति है। मैं तुम्हारे उसे देखने के तरीके से बता सकती हूँ। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी महसूस नहीं करता है। गुओ मिंगन के पास शब्द नहीं थे और वह नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दे। बेशक उसके मन में हुआन फेंग के लिए भावनाएं थी, फिर वह हुआन फेंग की वास्तविक स्थिति जानती थी, इसलिए वह केवल इस भावना को अपने दिल में ही दबा सकती थी। इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? गुओ मिंगन की मां ने कहा। "1926 माँ और बेटी बात करते हुए माँ।" गुओ मिंगन ने शर्म से पुकारा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह हुआन फेंग को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। सच्चाई स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थी। हालांकि गुओ मिंगन ने यह बात कभी किसी और को नहीं बताई थी, लेकिन वह उसकी भावनाओं को जानती थी। क्या आप स्वीकार करते हैं कि उसे हुआन फेंग पसंद था? गुओ मिंगन को हुआन फेंग की वास्तविक स्थिति भी पता थी। जाहिर है ये मामला अव्यावहारिक मामला था। माँ के साथ शर्मिंदा होने की क्या बात है? माँ एक अनुभवी व्यक्ति है, मैं आपको कुछ सुझाव देने में मदद कर सकती हूँ, गुओ मिंगन की माँ ने कहा। गुओ मिंगन ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। आखिरकार उसकी माँ उससे ज्यादा अनुभवी थी। इसके अलावा वह उसका परिवार भी थी। हुआन फेंग के मामले के बारे में वह किसी और को नहीं बता सकती थी सिवाय अपनी माँ के। इसमें कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद गुओ मिंगन की माँ ने उसे फिर से आग्रह किया। गुओ मिंगन अपनी माँ के आग्रह को सहन नहीं कर सकी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने हुआन फेंग के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। बेशक उसने उसे हुआन फेंग की स्थिति के बारे में भी बताया, जिसमें उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी गर्लफ्रेंड और यहाँ तक कि उसकी कुछ महिला मित्र भी शामिल थी। हुआन फेंग की स्थिति भी ऐसी ही है। वह एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है। मुझे पता है कि मैं उसके लिए काफी अच्छा नहीं हूँ, गुओ मिंगन ने कहा। क्या हुआन फेंग की वाकई इतनी गर्लफ्रेंड है? गुओ मिंगन की माँ पूछती रही। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ सदमा था। आखिरकार एक साधारण व्यक्ति के लिए एक ही समय में कई गर्लफ्रेंड रखना और ये गर्लफ्रेंड एक दूसरे के अस्तित्व को जानती हो, ये स्वीकार करना कठिन था। हाँ, गुओ मिंगन ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है उनमें से 5 से कम नहीं है। इसके अलावा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है और वे सभी बहुत शक्तिशाली लोग हैं। मैं उनसे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। मैं उनसे किसी भी तरह की तुलना नहीं कर सकता। यही कारण था कि गुओ मिंगन ने हुआन फेंग से अपने विचार कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बहुत हीन महसूस करती थी और उसे लगता था कि वह सू युमो और दूसरी लड़कियों से बहुत खराब है। उसने अपने विचार नहीं कहे, इसलिए नहीं कि हुआन फेंग के पास पहले से ही कुछ महिलाएं थी। इसके बजाय उसे लगा कि वह हुआन फेंग के लायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हुआन फेंग सरल नहीं है, गुओ मिंगन की मां ने कहा। हुआन फेंग एक ही समय में अमीर पृष्ठभूमि वाली कुछ महिलाओं को अपने आसपास रख सकता है, फिर वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। साधारण लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मामले के माध्यम से गुओ मिंगन की मां। इसके विपरीत उसने अपने पिछले फैसले की पुष्टि की। जहाँ तक उस सदमे की बात है जो उसे पहली बार यह खबर सुनकर महसूस हुआ, तो वह केवल एक सहज प्रतिक्रिया थी। उसके मन में कोई और विचार नहीं था। यहाँ तक कि उनके गांव में भी गुओ मिंगन की मां के पास केवल कुछ ही लोग थे जो अच्छी स्थिति में थे। एक युवा महिला को बाहर पालना एक सार्वजनिक रहस्य जैसा लगता था। यदि हुआन फेंग वास्तव में एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था, तो उसके लिए कुछ महिलाओं का होना कोई अजीब बात नहीं होगी। वह सरल नहीं है। मैंने भाई लियांग से सुना है, हुआन फेंग की वर्तमान संपत्ति शायद देश के उन सुपर अमीर लोगों के बराबर है। यह जरा भी कम नहीं है। वास्तव में अगले 1 या 2 सालों में वह देश का सबसे अमीर आदमी भी बन सकता है, गुओ मिंगन ने कहा। उसके शब्द हुआन फेंग के लिए प्रशंसा से भरे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि गुओ लियांग हुआन फेंग के फैसले के प्रति पक्षपाती था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि हुआन फेंग बहुत अमीर था और बहुत तेजी से विकसित हुआ। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि उसके पास कितना पैसा था। उसे बस ये लगा कि हुआन फेंग का विकास समय बहुत कम था, भले ही वह उन सुपर अमीर लोगों के साथ तुलना कर सके। हालांकि सबसे अमीर आदमी बनने में अभी भी 1 से 2 साल लगेंगे। जाहिर है गुओ लियांग को नहीं पता था कि हुआन फेंग की संपत्ति देश के उन सुपर अमीर लोगों से बहुत पहले ही आगे निकल चुकी थी। वह देश का सबसे अमीर आदमी भी था। हालांकि इस मामले के बारे में उसने कभी भी इसकी घोषणा जनता के सामने नहीं की थी, इसलिए किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। इतना शक्तिशाली, गुओ मिंगन की मां ने खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोका। हालांकि उसने पहले सोचा था कि हुआन फेंग बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन उसने उससे इतना अमीर होने की उम्मीद नहीं की थी। वह देश का सबसे अमीर आदमी था। वह कितना अमीर था? वह पैसा शायद उनके जैसे लोगों से था, 10 जन्मों से। एक ऐसी संख्या जिसके बारे में वे 100 जन्मों तक केवल सपना ही देख सकते थे। हालांकि यह केवल एक रूढ़िवादी निर्णय था, लेकिन ये गुओ मिंगन की मां को सदमे में डालने के लिए पर्याप्त था। हाँ, गुओ मिंगन ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे महिलाएं उसे पसंद करेगी। गुओ मिंगन की मां ने कहा, उनकी राय में जब तक किसी पुरुष के पास पर्याप्त पैसा है, स्वाभाविक रूप से ऐसी अधिक महिलाएं होंगी जो उस पर निर्भर होने की पहल करेगी। उन्हें पहल करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत भी नहीं होगी। सुप्रभात, हुआन फैंग की वे महिलाएं वे अश्लील लोग नहीं हैं। गुओ मिंगन ने समझाया, सबसे पहले सुयुमो और अन्य लोग बहुत अमीर थे। दूसरे, ली बिंगयुन एक सेलिब्रिटी थी जिसे गुओ मिंगन बहुत पसंद करती थी और उसका चरित्र भी पसंद करती थी। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं हुआ कि ली बिंगयुन पैसे के कारण हुआन फैंग के करीब आ गई थी। मुझे लगता है कि यह कमोबेश एक जैसा ही है, गुओ मिंगन की मां ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। गुओ मिंगन ने अपना मुंह खोला और बचाव करना चाहा, लेकिन उसने हार मान ली। उसकी मां सुयुमो और ली बिंगयुन को नहीं जानती थी, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा उसकी मां उस पर विश्वास नहीं करेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो? गुओ मिंगन की मां ने पूछा। मां, हुआन फैंग के पास पहले से ही कुछ महिलाएं हैं, क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूं? गुओ मिंगन ने आश्चर्य से कहा। किसी को ये पता होना चाहिए कि उसकी मां एक रूढ़िवादी व्यक्ति थी। ये जानने के बाद कि हुआन फैंग के पास अन्य महिलाएं थी, क्या वह अभी भी हुआन फैंग के करीब आने के लिए सहमत हो सकती है? क्या बात है? गुओ मिंगन की मां ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम गांव में तीसरे अंकल लियू को जानते हो, है न? उसने बाहर कुछ काम किया था। उसने 100,000 युआन से अधिक कमाया और अब वह काफी समय से दिखावा कर रहा है। उसने चुपके से एक छोटी लड़की को भी बाहर पाला है। यह मामला उसने किसी और के साथ शराब पीने के बाद ये कहा था। ये दुनिया, एक अमीर आदमी आसानी से महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह अजीब नहीं था कि हुआन फैंग के आसपास इतनी सारी महिलाएं थी। गुओ मिंगन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पहली बार अपनी माँ से मिली हो। क्या ये वही माँ थी जिसे वह जानती थी? उसकी माँ अपने विचारों में इतनी उन्नत कैसे हो गई? वह तो खुद से भी अधिक उन्नत थी। हालांकि बहुत जल्दी गुओ मिंगन को भी समझ में आ गया कि उसकी माँ के मन में ऐसे विचार आने का कारण ये था कि वह गांव वालों, विशेषकर तीसरे चाचा लियू से प्रभावित थी। दूसरा कारण ये था कि उसने हमेशा महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता दी थी। गुओ मिंगन को हमेशा से पता था कि उसकी माँ के मन में बचपन से ही ऐसे विचार थे। हालांकि उसे कोई नाराजगी नहीं थी क्योंकि उसके अपने भाई के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हालांकि उसकी माँ को उसका भाई ज्यादा पसंद था, लेकिन यह उसके लिए पढ़ाई भी थी। उसे बस उम्मीद थी कि वह भविष्य में अपने छोटे भाई को और अधिक लाभ पहुंचा सके। इस बात को लेकर गुओ मिंगन के मन में कोई विरोधाभासी विचार नहीं था, क्योंकि वह भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसे भी उम्मीद थी कि वह अपने भाई की और मदद कर सकेगी। जहाँ तक हुआन फैंग की बात है, तो वह स्पष्ट रूप से उनमें से एक था। वह व्यक्ति था जो उसे, उसके भाई को और यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को पर्याप्त लाभ पहुंचा सकता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी माँ इसके लिए सहमत हो गई, या यहाँ तक कि उसे हुआन फैंग का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। गुओ मिंगन सोच सकती थी कि अगर उसके पिता को इस मामले के बारे में पता चलता तो वह शायद इसे अस्वीकार कर देते। दोनों पक्षों के शुरुआती बिंदु अलग अलग थे। जब हम कमरे बांट रहे थे तो मैंने जानबूझकर उसके कमरे के लिए कंबल तैयार नहीं किया था। बाद में आप कंबल ला सकते हैं, गुओ मिंगन की माँ ने कहा। माँ, गुओ मिंगन शर्मा गई। वह स्वाभाविक रूप से अपनी माँ के शब्दों में छिपे अर्थ को जानती थी। हालांकि क्योंकि वह समझ गई थी, इसलिए उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे जमते हुए देखना चाहते हैं? गुओ मिंगन की माँ ने कहा। गुओ मिंगन स्वाभाविक रूप से अपने दिल में अनिच्छुक थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उससे अलग होने के लिए तैयार थी या नहीं। मुख्य बात ये थी कि हुआन फैंग एक अतिथि था। उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में सही नहीं था। इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद गुओ मिंगन ने फिर भी अपनी माँ के सुझाव को स्वीकार करने का फैसला किया। इस समय हुआन फैंग को एहसास नहीं हुआ कि उसके पास कंबल नहीं है। बिस्तर पर लेटने के बाद उसने अपनी सुपरविजन को सक्रिय किया और वान दाफू के बगल में छोटे साथियों के माध्यम से वान दाफू की हर हरकत पर नजर रखी। हुआन फैंग गुओ मिंगन के परिवार के साथ खाना खा रहा था, वही वान दाफू भी दूसरों के साथ खाना खा रहा था। इस दिनों में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनकी पहचान स्पष्ट रूप से साधारण नहीं थी। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसे हुआन फैंग जानता था, और वह महानिदेशक लियू था जिसे उसने दिन में देखा था। इस तरह के दिनों में महानिदेशक लियू और वान दाफू मेज के बीच में नहीं बैठते थे। मेज के बीच में एक और व्यक्ति बैठा था। बेशक हुआन फैंग इस व्यक्ति को नहीं जानता था। उनमें से कुछ ने पहले खाना खाया और फिर इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। जिस विषय पर वे बात कर रहे थे वो स्पष्ट रूप से आज वान दाफू के साथ हुई घटना से संबंधित था। उस हुआन फैंग की पृष्ठभूमि क्या है? वह इतना घमंडी क्यों है? मेज पर बैठे एक युवक ने पूछा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वान दाफू ने कहा, लेकिन बाहर आने के बाद मैंने उसकी जांच की। वह सरल नहीं था। वह बहुत सारी कंपनियों का मालिक था। स्पेस टाइम कार कंपनी उसकी थी। वह एक अभिनेता भी है और उसकी अपनी मनोरंजन कंपनी भी है। इसके अलावा उसके पास कई अन्य व्यवसाय भी थे। वह एक बहुत बड़ा सुपर टाइकून है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वान दाफू ने कहा, लेकिन बाहर आने के बाद मैंने उसकी जांच की। वह सरल नहीं था। वह कई कंपनियों का मालिक था। स्पेस टाइम कार कंपनी उसकी थी। वह एक अभिनेता भी है और उसकी अपनी मनोरंजन कंपनी भी है। इसके अलावा उसके कई अन्य व्यवसाय भी थे। वह एक बहुत बड़ा टाइकून है। वान दाफू एक व्यापारी थे, इसलिए जब उन्होंने जानकारी के लिए जांच की तो उन्होंने हुआन फैंग की आर्थिक बुद्धिमत्ता पर अधिक ध्यान दिया। वान दाफू को जो जानकारी मिली थी वह दरअसल हुआन फैंग ने सार्वजनिक की थी। ये गोपनीय जानकारी नहीं थी, लेकिन हुआन फैंग की पहचान जानने के बाद वान दाफू ने भी ठंडी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो युवक बहुत कम उम्र का दिखता है, मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतना बड़ा व्यवसाय करता है। वान दाफू, जो खुद भी एक अमीर आदमी था, वह भी जानता था कि हुआन फैंग इस मुकाम तक पहुंच गया है। जब तक उसके पास व्यापार के लिए प्रतिभा थी तब तक ये मायने नहीं रखता था। जब तक उसके पास पैसा था, उसके पास पर्याप्त संपर्क भी होने चाहिए थे। वान दाफू के आज तक विकसित होने का कारण उसके पीछे के लोग थे। इसलिए जब वान दाफू को पता चला कि हुआन फैंग का ऐसा व्यवसाय है, तो पहली बात जिससे वह हैरान हुआ वह ये थी कि हुआन फैंग के पीछे निश्चित रूप से एक भयानक नेटवर्क था, न कि उसके पास सतह पर मौजूद धन। 1927 अलग अलग राय एक सच कहूँ तो हुआन फैंग का बहुत बड़ा कारोबार था और वह वाकई बहुत अमीर था।
हालांकि वह इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था और वान दाफू भी उससे भीख नहीं मांग सकता था, इसलिए उसे उससे डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि हुआन फेंग के भयानक व्यवसाय के पीछे की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं थी। वान दाफू को इससे डर था, हुआन फेंग की साधारण संपत्ति और व्यवसाय से नहीं। इतना शक्तिशाली वह स्पेस टाइम कार कंपनी उसकी है। अन्य लोगों ने भी आश्चर्य से कहा। आखिरकार कुछ समय पहले स्पेस टाइम कार ने देश विदेश में बहुत सनसनी मचा दी थी। उस समय स्पेस टाइम कार शब्द एक संज्ञा थी जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते थे। जब लोग स्पेस टाइम कार के बारे में बात करते थे तो उनके चेहरे पर गर्व की झलक होती थी। आखिरकार इस कंपनी ने इस उद्योग में चीन के लिए काफी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। स्पेस टाइम कारों द्वारा उत्पादित कारों के लिए चाहे वह कार या कीमत के मामले में हो, इसलिए जिस क्षण टाइम कार जारी की गई उसे व्यापक ध्यान और प्रशंसा मिली। ऐसे अनगिनत लोग थे जो स्पेस टाइम कारों के उत्पाद खरीदना चाहते थे। इस समय मेज पर बैठे कुछ लोगों ने स्वाभाविक रूप से टाइम कार के बारे में सुना था, इससे पहले कि उन्होंने एक हुवेन कार खरीदने के लिए अपॉइंटमेंट भी लिया हो। हालांकि उत्पादन के कारण उन्हें अभी तक सामान पर अपना हाथ नहीं मिला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग वास्तव में इस कंपनी में हर कोई था। यह उसका है, वान दाफू ने कहा। क्या वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से नहीं है? वह इन कंपनियों का मालिक कैसे हो सकता है? किसी ने संदेह से पूछा। मैं भी इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। तार्किक रूप से कहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में कार्यरत व्यक्ति के लिए इन कंपनियों का मालिक होना असंभव है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि यह कंपनी उस हुआन फेंग की नहीं हो सकती, और हो सकता है कि हुआन फेंग सिर्फ सतही तौर पर एजेंट हो। महानिदेशक लियू ने कहा, इसके बारे में सोचो। उस युवक के पास कोई गहरी पृष्ठभूमि नहीं है, वह अभी भी बहुत छोटा है। उसे पैसे और कौशल कहाँ से मिले उस कंपनी को विकसित करने के लिए? मुझे लगता है कि इसके पीछे देश की छाया होनी चाहिए। वह व्यवसाय भी देश का है, वह सिर्फ उसे हमारे सामने ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाकर इस कथन से सहमति जताई। दरअसल हुआन फेंग इतने युवा थे कि उन्हें इतनी उन्नत तकनीक कहाँ से मिली? किसी को ये जानना चाहिए कि वे तकनीकें विदेशों में उसी उद्योग में मौजूद तकनीकों से कहीं बेहतर थी। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था, लेकिन हुआन फेंग इसे बाहर निकालने में सक्षम था। ये पहले से ही कुछ हद तक अकल्पनीय था। इसके अलावा हुआन फेंग के पास वास्तव में एक ही समय में बहुत से अन्य लोगों के व्यवसाय थे। इसके अलावा हर उद्योग बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा था। ये और भी अविश्वसनीय था। क्या ये बच्चा चल सकता है? वान दाफू ने पूछा। वान दाफू स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग को जाने नहीं देगा। इस बदमाश ने वास्तव में उसे चुनौती देने की हिम्मत की, और यह उसके अपने क्षेत्र में था। ये कुछ ऐसा था जिसे वान दाफू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अगर कोई मौका मिला तो वह निश्चित रूप से हुआन फेंग से बदला लेगा। यही वह था जो वह हमेशा से सोच रहा था। हालांकि हुआन फेंग की पहचान के बारे में जानने के बाद वान दाफू हिचकिचाया, यह नहीं जानते हुए कि उसे कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो वह खुश नहीं होता। अगर वह कोई कदम उठाता, उसे डर था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर देगा जिसे उसे नहीं करना चाहिए था, भले ही हुआन फेंग सिर्फ एक कठपुतली था। हालांकि बड़े कुत्ते को अभी भी अपने मालिक पर निर्भर रहना था। हुआन फेंग को पीटने के बाद ये कुत्ता अगर उसके पीछे बैठा मालिक नाराज हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इसलिए वान दाफू भी उपस्थित सभी लोगों की राय जानना चाहते थे। सभी लोग निराशा में एक दूसरे को देखने लगे। एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। उनकी चिंताएं वान दाफू जैसी ही थी। भले ही हुआन फेंग उनके सामने रखी गई एक कठपुतली मात्र थी, लेकिन ऐसा व्यवसाय बनाने वाला कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हुआन फेंग के पीछे कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति अवश्य होगा। खांसी बीच में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने जोर से खांसते हुए कहा, चलो इस मामले को भूल जाते हैं। उस हुआन फेंग को हिलना नहीं चाहिए। उसे कुछ छोटी छोटी बातों के कारण हमारे बड़े सौदे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सही है, बड़े मामले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम किसी बड़े आदमी को नाराज कर देंगे तो नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। बाकी लोग भी इस बात से सहमत थे। वैसे भी वे लोग नहीं थे जिन्हें हुआन फेंग के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें सिर्फ अपने हितों की चिंता थी। जब तक उनके हितों को खतरा नहीं था तब तक ये काफी था। जहाँ तक वान दाफू के विचार का प्रश्न है तो यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर वे विचार करना चाहते थे। वान दाफू स्वाभाविक रूप से अपने दिल में दुखी था। किसी को पता होना चाहिए कि उसने भाई वान और अन्य लोगों के सामने कुछ कठोर शब्द कहे थे, लेकिन अंत में उसने इस मामले को जाने दिया। क्या ये खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर नहीं था? हुआन फेंग ने उसके साथ जो कुछ किया था उसे जोड़कर वान दाफू को इसे स्वीकार करना और भी कठिन लगा। हालांकि चूंकि बूढ़े आदमी ने ऐसा कहा था, इसलिए वान दाफू को पता था कि उसके लिए हुआन फेंग से बदला लेना संभव था। यह मामला पहले ही तय हो चुका था। बाहरी लोगों की नजर में वान दाफू शहर का सबसे अमीर आदमी हो सकता है, लेकिन वह हमेशा लोगों से घिरा रहता था और उसका आभामंडल असाधारण था। हालांकि इस बूढ़े आदमी के सामने वह कुछ भी नहीं था। इस बूढ़े आदमी के बिना वह नहीं होता जो वह आज है। इसके अलावा ये बूढ़ा आदमी उसे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में मदद करने और तुरंत उसे उसके मूल रूप में वापस लाने में सक्षम था। इसलिए जब तक ये निर्णय इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा लिया जाता रहा, वान दाफू के पास इसका विरोध करने का न तो अधिकार था और न ही साहस। इसलिए भले ही वह दुखी था, वान दाफू केवल इस परिणाम को स्वीकार कर सकता था। ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। हुआन फेंग को भाग्यशाली समझो, वान दाफू ने कहा। ये सही है, थोड़ा धैर्य रखने से बड़ी योजना में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। अगर तुम्हें इसे सहना है तो तुम्हें इसे सहना ही होगा। बूढ़े व्यक्ति ने वान दाफू की प्रशंसा की। बूढ़े व्यक्ति द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वान दाफू, जो पहले उदास महसूस कर रहा था, को बहुत अच्छा महसूस हुआ। चलो अब उस हुआन फेंग के बारे में बात नहीं करते, चलो अपने मामले के बारे में बात करते हैं। किसी ने कहा, हाल ही में विदेशी बाजार में हमारे सामान की मांग बढ़ रही है, क्या हमें भी मांग नहीं बढ़ानी चाहिए? किसी ने कहा, यह अच्छा नहीं है। महानिदेशक लियू ने कहा, हम पहले ही हर महीने बहुत से लोगों को भेज चुके हैं। अगर और लोग होंगे तो यह अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता है। तुम्हें किस बात का डर है? कौन यहाँ हमारी जांच करने की हिम्मत करेगा? वान दाफू ने उदासीनता से कहा,
वे कई सालों से ऐसा कर रहे थे। देश में कभी कुछ नहीं हुआ था। वांग दाफू साहसी हो गया था। उसे खुद को उजागर करने का डर नहीं था। हमेशा सावधान रहना अच्छा होता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हम हर महीने जो पैसा कमाते हैं वो पहले से ही काफी है। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस पिछले स्तर को बनाए रखें। तुम लोग काय हो? एक अन्य व्यक्ति ने कहा। जाहिर है सभी की राय अलग अलग थी। कुछ लोग पहले वाली स्थिति को बनाए रखने के लिए सहमत थे, जबकि अन्य लोग पैमाने का विस्तार करना चाहते थे। दोनों पक्षों के अपने अपने विचार और कारण थे। बस बहस बंद करो, बूढ़ा आदमी बोला। शोरगुल वाला माहौल तुरंत शांत हो गया। सभी ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। जाहिर है इन लोगों में से बूढ़े आदमी का फैसला आखिरी था। उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण थी। हाल ही में मैंने कुछ अफवाहें सुनी कि किसी ने यहाँ असामान्यता की खोज की है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि पैमाने का विस्तार न हो। हमें अभी डिलीवरी रोकनी होगी और खबर आने का इंतजार करना होगा। बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी ने पूछा, डिलीवरी बंद करो? सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी आखिर में ऐसी बात कहेगा। पहले चाहे विस्तार का समर्थन करना हो या मौजूदा स्थिति को बनाए रखना हो, एक बात हमेशा एक जैसी थी। कोई भी व्यक्ति पैसा कमाना जारी रख सकता था। एक रूढ़िवादी था जबकि दूसरा कट्टरपंथी था, लेकिन चाहे कोई भी पक्ष हो, वे इस धंधे को बंद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आखिर यह ऐसा धंधा था जिसमें हर दिन पैसा कमाया जाता था। कौन इसे छोड़ने को तैयार होगा? अंत में इस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में उन्हें कुछ समय के लिए सामान बेचना बंद करवा दिया। क्या यह उनके पैसे कमाने के रास्ते को बंद करने जैसा नहीं था? सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। बड़े लियो, ये व्यवसाय बंद नहीं किया जा सकता। एक दिन के लिए बंद करने से बहुत नुकसान होगा। किसी ने कहा, ये सही है पुराने नेता, भले ही हम पैमाने का विस्तार न करें, हम इसे रोक नहीं सकते। अगर हम रोक देते हैं तो क्या हम सभी को पीने के लिए उत्तर की ओर नहीं जाना पड़ेगा? ये सही है, ये सही है, हम रुक नहीं सकते। हर कोई इस धंधे को बंद नहीं करना चाहता था, चाहे ये कुछ समय के लिए ही क्यों न बंद हो। वे तैयार नहीं थे। हर एक ने अपना विरोध जताया। इतने सालों में तुम लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, बस कुछ समय के लिए रुक जाने से तुम सब पागल हो जाओगे। बूढ़े आदमी ने, जो एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था, अपना चेहरा सीधा किया। उसने कहा, इसके अलावा मैंने उनसे केवल स्थायी रूप से रुकने के लिए कहा था। मैंने यह नहीं कहा कि मैं भविष्य में तुम लोगों को ऐसा करने से रोकूंगा। सभी ने देखा कि एल्डर लियो नाराज लग रहे थे। वे अब और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरों पर झिझक और असंतोष था। जाहिर है वे अभी भी एल्डर लियो की राय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही उन्होंने आपत्ति करने की हिम्मत न की हो, लेकिन वे अभी भी अपने दिल में अनिच्छुक थे। मुझे परवाह नहीं कि तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो। अभी इसे बंद करो। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। जब लाइमलाइट खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, एल्डर लियो ने गहरी आवाज में कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह सबसे पहले उठकर बाहर चले गए। उन्होंने दूसरों का अभिवादन भी नहीं किया। बाकी लोग एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। एक पल के लिए दृश्य इतना शांत हो गया कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। आप क्या सोचते हैं? किसी ने पूछा। हम रुक नहीं सकते। अगर हम एक दिन के लिए भी रुक गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कौन पैसा नहीं चाहेगा, लेकिन एल्डर लियो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रुके। सामने वाले व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि एल्डर लियो बूढ़ा हो रहा है और डरपोक हो गया है। वह स्थिरता चाहता है। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, वह बहुत सतर्क है। तुमने वास्तव में एल्डर लियो के बारे में ऐसा कहने का साहस किया? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें किस बात का डर है? वैसे भी वह तो जा चुका है, उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अवचेतन रूप से बहुत नर्म हो गई। जाहिर है वह अभी भी अपने दिल में एल्डर लियो से डर रहा था। ये भी कहा जा सकता है कि अपने दिल में भी सभी एल्डर लियो से डरते थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सभी अभी भी एकमत नहीं थे। मुझे लगता है कि हम इसे गुप्त रूप से कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एल्डर लियो को इसके बारे में न बताएं। इस तरह जब समय आएगा तो हम पैसे को बांट लेंगे और उन्हें थोड़ा कम हिस्सा देंगे। वांग दाफू ने कहा। सबकी आंखें चमक उठी। 1928 दरवाजे के बाहर। अच्छा, अगर एल्डर लियो को पता चल गया तो क्या वह नाराज होंगे? किसी ने चिंतित होकर कहा, वह निश्चित रूप से नाराज होगा, लेकिन हम उसे यह बात बिल्कुल नहीं बता सकते। जब तक हम किसी और को नहीं बताएंगे तब तक किसी और को इस बारे में पता नहीं चलेगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा। हुआन फैंग का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया जब वह गुओ मिंगन के घर से काफी दूर था। किसने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा? क्या उसे पहले से ही पता नहीं था? हालांकि हुआन फैंग को अभी भी नहीं पता था कि ये लोग क्या करना चाहते थे, इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक सुनता रहा। ये सही है, जब तक हम कुछ नहीं कहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। वास्तव में हालांकि वे सभी उस एल्डर लियो से डरते थे, आखिरकार दूसरे पक्ष की स्थानीय स्तर पर बहुत सारे संबंध थे। हालांकि उन्होंने हमेशा सोचा था कि एल्डर लियो इस व्यवसाय में शामिल थे। उन सभी को बहुत सारे लाभ थे। इन लोगों के संयुक्त हित बूढ़े लियो के जितने नहीं। अतीत में वे किसी अन्य विचार को रखने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार एल्डर लियो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने एल्डर लियो के पिछले संबंधों का अधिकांश उपयोग किया और ये लोग बाद में ही शामिल हुए, इसलिए उन्हें पहले जो लाभ प्राप्त हुए थे उनके बारे में उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि इस बार एल्डर लियो इस व्यवसाय को स्थगित करना चाहते थे। जब किसी ने सुझाव दिया कि एल्डर लियो को इस व्यवसाय से बाहर रखा जाए तो हर कोई इसे मिलने वाले भारी लाभों के लालच में आ गया। किसी को ये जानना था कि एल्डर लियो के बिना उनमें से प्रत्येक को बहुत अधिक लाभ मिल सकता था। इसे दोगुना करना भी संभव था। उनके सामने ऐसा नतीजा होने पर वे कैसे प्रभावित नहीं हो सकते थे। हालांकि वे सभी जानते थे कि एल्डर लियो को उनके बारे में पता चलने के बाद एल्डर लियो निश्चित रूप से नाराज होंगे, लेकिन बड़े लाभों के सामने उन्होंने स्वचालित रूप से इस मामले के प्रभाव को कम कर दिया। साथ ही जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, जब तक वे नहीं कहेंगे तब तक किसी और को पता नहीं चलेगा। इसी तरह एल्डर लियो को भी नहीं पता चलेगा। क्या सब कुछ सही नहीं होगा? मैं इससे सहमत हूँ। वांग दाफू ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया और कहा। इससे पहले एल्डर लियो के सुझाव या यूं कहे की चेतावनी के कारण वांग दाफू के पास हुआन फैंग से बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय हालांकि वह सहमत था, फिर भी वह अपने दिल में दुखी था।
हालांकि एल्डर लियू की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। भले ही वह अपने दिल में अनिच्छुक था, वह केवल निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार कर सकता था और नुकसान उठा सकता था। अब एल्डर लियू से छुटकारा पाने और उसके प्रभाव से छुटकारा पाने का मौका था। वांग दाफू स्वाभाविक रूप से तैयार था। अगर एल्डर लियू न होते तो शायद वह इन संबंधों का इस्तेमाल हुआन फैंग से बदला लेने के लिए कर सकता था। मैं भी इससे सहमत हूँ, महानिदेशक लियू ने हाथ उठाकर कहा। महानिदेशक लियू को एल्डर लियू ने व्यक्तिगत रूप से पदोन्नत किया था और वे हमेशा एल्डर लियू के प्रभाव में रहते थे। एल्डर लियू के सेवानिवृत्त होने से पहले महानिदेशक लियू को लगा कि इस स्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में यह उनके भविष्य के लिए बहुत मददगार होगा। हालांकि जब से एल्डर लियू सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके संपर्क और संसाधन कम होते जा रहे थे। हालांकि वे हमेशा महानिदेशक लियू को नियंत्रित करते रहे थे। इससे स्वाभाविक रूप से महानिदेशक लियू के दिल में धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। इसलिए महानिदेशक लियू वास्तव में लंबे समय से एल्डर लियू से अलग होना चाहते थे, बस उन्हें पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला था और इस बार ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा अवसर था। जब तक वे इस बार एल्डर लियू से सफलतापूर्वक छुटकारा पा सकते हैं, भविष्य में वे धीरे धीरे एल्डर लियू से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। एल्डर लियू से छुटकारा पाने के बाद उसी समय जब उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, महानिदेशक लियू इस छोटे समूह में अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकते थे। आखिरकार एल्डर लियू के अलावा वह इस छोटे समूह में थे। एक बार जब एल्डर लियू को किसी उच्च पद वाले व्यक्ति द्वारा बाहर कर दिया जाता तो उनका दर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता। जब अन्य लोगों ने देखा कि महानिदेशक लियू और वांग दाफू इस पर सहमत हो गए हैं, साथ ही वे भी इससे आकर्षित हुए हैं, तो उन्होंने अपना रुख व्यक्त करने के लिए अपने हाथ उठाए। मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ। जब सभी ने देखा कि बाकी सभी ने सहमति में अपने हाथ उठाए हैं, तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। उनका पहले से उदास मूड पूरी तरह से गायब हो गया था। आइए चीयर्स, हम चाहते हैं कि इस बार हमारा लेन देन सुचारू रूप से हो। प्रोत्साहित करना। सभी ने अपने गिलास उठाए और टोस्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपने गिलासों में भरी सारी शराब पी ली और फिर से हंसे। शराब का ये गिलास पीने के बाद महानिदेशक लियू ने कहा, ये पहली बार है जब हमने एल्डर लियू को छोड़ा है। हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। इस बार व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। जब तक हम इस बार सफल होते हैं, अगली बार हम वास्तव में एल्डर लियू को पीछे छोड़ने में सक्षम होंगे। ये सही है। बाकी सभी सहमत थे। उनके लिए ये व्यवसाय यह एक अवसर था और एक चुनौती भी। वे पहले से ही इस व्यवसाय से बहुत परिचित थे। हालांकि एल्डर लियू ही पहले इस व्यवसाय के प्रभारी थे। एल्डर लियू के बिना उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क रहना पड़ता था, और अगर इस बार व्यापार सुचारू रूप से चला तो वे अगली बार भी ऐसा ही कर सकते हैं। भविष्य में उनका मुनाफा और भी ज्यादा होगा। इसलिए चर्चा के बाद सभी ने तय किया कि इस बार वे खुद ही कारोबार की कमान संभालेंगे। ये हमेशा की तरह नीचे के लोगों को काम सौंपने जितना आसान नहीं होगा। इस बार उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि कुछ भी गलत न हो। सब कुछ तय हो जाने के बाद बचा हुआ समय सभी के लिए जश्न मनाने का समय था। हुआन फैंग का फिलहाल उन पर नजर रखने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि हुआन फैंग उस व्यवसाय के बारे में बहुत उत्सुक था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसे यकीन था कि यह व्यवसाय निश्चित रूप से एक उचित व्यवसाय नहीं था, अन्यथा वे इतने सतर्क नहीं होते। हालांकि हुआन फैंग को इस व्यवसाय का सटीक विवरण नहीं पता था। वह केवल उन पर नजर रख सकता था और देख सकता था कि क्या कोई लाभ हो रहा है। डोन डोन डोन। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। हुआन फैंग ने दरवाजा खोला और देखा कि गो मिंगन बाहर खड़ा था। इस समय गो मिंगन ने अपने दिन के कपड़े बदल लिए थे और पजामा पहन लिया था। पजामा बहुत मोटा नहीं था, लेकिन ये गो मिंगन के अच्छे फिगर को पूरी तरह से दिखा रहा था। मोयन, बहुत देर हो चुकी है और वह अभी भी सोया नहीं है। क्या बात है? हुआन फैंग ने कुछ संदेह के साथ पूछा। गो मिंगन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने कंबल हाथ में उठाया और कहा, मैं तुम्हें कंबल देने आई हूँ। मेरी माँ तुम्हारे कमरे के लिए कंबल पहले से तैयार करना भूल गई थी। हुआन फैंग ने पलटकर देखा कि यह सच था। उसके कमरे में कोई कंबल नहीं था। हुआन फैंग का साधना स्तर बहुत ऊंचा था। अगर वह खुद को कंबल से न भी ढके तो भी वह बीमार नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे पहले इस बात का एहसास नहीं था। धन्यवाद। हुआन फैंग एक तरफ हट गया और गो मिंगन को अंदर आने दिया। आपका स्वागत है, गो मिंगन ने कहा और कुशलता से हुआन फैंग को कंबल से ढक दिया। हुआन फैंग गो मिंगन के पीछे खड़ा था। जब उसने गो मिंगन को कंबल से ढके बिस्तर पर झुकते और लेटे देखा तो उसका दिल अचानक बहुत तेज हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। गो मिंगन, जो खुद को कंबल से ढक रही थी, उसे एहसास हो गया था विपरीत लिंग के सदस्य के लिए उसकी वर्तमान स्थिति, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसके हाथ अस्त व्यस्त लग रहे थे। कंबल जो कि बहुत जल्दी सामान्य हो जाना चाहिए था, अंत में इसे पूरी तरह से ढकने में बहुत समय लगा। ये हो गया। गो मिंगन ने अपना सिर नीचे कर लिया और हुआन फैंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने धीरे से कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। हुआन फैंग ने कहा, कुछ नहीं। गो मिंगन ने कहा, आप आराम कर सकते हैं, मैं पहले निकलूंगा। ठीक है, शुभ रात्रि। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। हुआन फैंग ने गो मिंगन को अपने पास नहीं रखा। अगर उसके परिवार को पता चल गया तो वे शायद गलत समझेंगे। शुभ रात्रि। गो मिंगन के ऐसा कहने के बाद वह भी जाने के लिए तैयार हो गई। ओह ठीक है। गो मिंगन, जो दरवाजे तक चली गई थी, अचानक कुछ सोचने लगी। उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, क्या वह वान दाफू हमसे बदला लेगा? गो मिंगन को नहीं पता था कि वान दाफू को रिहा कर दिया गया है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वान दाफू जल्द या बाद में बाहर आ जाएगा। उस समय वह और हुआन फैंग पहले ही चले गए होंगे और वान दाफू उसके परिवार से बदला ले सकता है। यही वह बात थी जिसकी गो मिंगन को चिंता थी। मुझे ऐसा लगता है, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। यहाँ से जाने से पहले हम इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेंगे। हालांकि पिछली निगरानी के जरिए हुआन फैंग को पता था कि वान दाफू फिलहाल उससे बदला नहीं लेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह उससे बदला नहीं लेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह गो मिंगन के परिवार से बदला नहीं लेगा। वान दाफू अपने पीछे के लोगों से डरता था, लेकिन गो मिंगन के परिवार में जब तक वह चला गया, गो मिंगन के परिवार को वान दाफू का बदला जरूर भुगतना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी हुआन फैंग पूरी तरह से कल्पना कर सकता था।
इसलिए भले ही वह जानता था कि वान दाफू फिलहाल उसे बदला नहीं लेगा, हुआन फेंग ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह वान दाफू पर नजर रखना जारी रखा। इसलिए भले ही वह जानता था कि वान दाफू फिलहाल उसे बदला नहीं लेगा, हुआन फेंग ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह वान दाफू पर नजर रखता रहा। बेशक हुआन फेंग को यह भी आभास हो गया था कि वान दाफू के पास शायद कोई ऐसा रहस्य है जो उससे जुड़ा हुआ है। बहरहाल चाहे कुछ भी हो, हुआन फेंग इस मामले को नहीं छोड़ेगा। वह निश्चित रूप से वान दाफू के जाने से पहले उसके संभावित खतरे को हल कर देगा। शुक्रिया। गुओ मिंगन आभारी थी। वह जानती थी कि अगर हुआन फेंग ने इस मामले का ध्यान नहीं रखा तो उनका परिवार निश्चित रूप से वान दाफू के क्रोध का सामना नहीं कर पाएगा। उन्हें निश्चित रूप से बदला मिलेगा और उनका भाग्य पहले से भी बदतर होगा। मैं ठीक हूँ, हुआन फेंग ने कहा। उसके बाद गुओ मिंगन हुआन फेंग के कमरे से निकल गई और अपने पिछले कमरे में लौटने की तैयारी करने लगी। हालांकि बहुत जल्द ही उसे कुछ अजीब लगा। दरवाजा अंदर से बंद था। गुओ मिंगन ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बाद उसने सोचा कि उसने गलती से दरवाजा बंद कर दिया है, इसलिए वो केवल दरवाजा खटखटा सकती थी और चाहती थी कि उसकी माँ उसके लिए दरवाजा खोले। हालांकि जब उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ उसके लिए दरवाजा खोलने नहीं आई। माँ, क्या आप सो रही हैं? दरवाजा खोलो, गुओ मिंगन ने दरवाजे पर फुसफुसाते हुए कहा। वह अपने भाई, पिता और हुआन फेंग को जगाने से डर रही थी। हालांकि गुओ मिंगन की बातें बेकार थीं। दरवाजा अभी भी नहीं खुला था। उसकी माँ बहुत गहरी नींद में सो रही थी और उसने जो कहा वह नहीं सुना। हालांकि गुओ मिंगन को अच्छी तरह याद था कि जब वह कमरे से बाहर निकली थी तो उसकी माँ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वह बहुत देर तक बाहर नहीं आई थी। अगर वह सो भी गई थी तो उसे इतनी गहरी नींद नहीं आनी चाहिए थी। 1929 उसने ये काम जानबूझकर किया। गुओ मिंगन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वास्तव में गुओ मिंगन की माँ अभी तक सोई नहीं थी। वास्तव में उसकी आंखें खुली हुई थी और ऊर्जा से भरी हुई थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। हालांकि जब उसने दस्तक सुनी और गुओ मिंगन चिल्लाया तो वह बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। हालांकि उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि उसने ये सब सुन लिया है। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी और उसने अपनी बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोला। गुओ मिंगन को इस बार थोड़ा अजीब लगा। वह दरवाजा नहीं खोल पाए और अपना फोन भी नहीं लाए। वह जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसे डर था कि वह घर के दूसरे लोगों को जगा देगी। इसलिए गुओ मिंगन वास्तव में एक पल के लिए असहाय होकर वहीं खड़ा रहा। इस समय अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। गुओ मिंगन ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ देखा और अवचेतन रूप से अपने सामने के दरवाजे को देखा। हालांकि दरवाजा अभी भी कसकर बंद था और खुलने का कोई संकेत नहीं दिखा। जैसे ही गुओ मिंगन हैरान था, पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, मोयिन? इस आवाज का मालिक स्पष्टतः हुआन फेंग था। गुओ मिंगन को एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी माँ को जगाने के बजाय हुआन फेंग को जगा देगी। वास्तव में हुआन फेंग ने इसे पहले ही सुन लिया था जब गुओ मिंगन ने दरवाजा खटखटाया था। हालांकि गुओ मिंगन के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी हुआन फेंग इसे सुन सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण व्यक्ति कर सकता था। भले ही गुओ मिंगन के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज छोटी थी, वह अभी भी इसे सुन सकता था। क्या मैंने आपको परेशान किया? माफ करना, गुओ मिंगन ने कहा। लगता है मेरी माँ सो गई है और उन्होंने मुझे दरवाजा खटखटाते हुए नहीं सुना। आंटी शायद बहुत गहरी नींद में सो गई होंगी। हुआन फेंग ने कहा। आप पहले मेरे घर क्यों नहीं आती और थोड़ी देर इंतजार करती? गुओ मिंगन का वहाँ हर समय खड़ा रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। हुआन फेंग ने खुद सोने की तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसने गुओ मिंगन को बातचीत करने के लिए बुलाया। हालांकि इससे उसके आराम में देरी नहीं हुई। क्या यह आपके आराम में खलल डालेगा? गुओ मिंगन ने कहा। ये ठीक है, हुआन फेंग ने कहा। ठीक है। फिर गुओ मिंगन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और सहमति जताई। वह फिर से हुआन फेंग के कमरे में दाखिल हुई। दरअसल गुओ मिंगन भी कुछ समय के लिए हुआन फेंग के साथ रहना चाहती थी। आमतौर पर उसके पास ऐसा अवसर नहीं होता था। इस बार हुआन फेंग आखिरकार उसके घर आया। बेशक वह ऐसा अवसर नहीं चूकना चाहती थी। हालांकि गुओ मिंगन पहले भी शर्मिंदा हो चुकी थी और उसके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब जबकि हुआन फेंग ने उसे आमंत्रित किया था, गुओ मिंगन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। दूसरे कमरे में गुओ मिंगन की मां ने हुआन फेंग के कमरे में दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसके मुंह के कोने में एक प्रसन्न मुस्कान की झलक दिखाई दी और उसके बाद ही उसने अपनी आंखें बंद की। गुओ मिंगन हुआन फेंग के कमरे में आए और थोड़ी संकोची थी। हालांकि यह उसका घर था, लेकिन अभी हुआन फेंग का कमरा था। रात बहुत हो चुकी थी और वे दोनों अकेले थे। वह उसी कमरे में रहा। इससे गुओ मिंगन को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता और उसके हाथ पैर अस्थिर हो जाते। बैठ जाओ, हुआन फेंग मुस्कुराया और गुओ मिंगन से कहा। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें अभी भी इलाज के लिए मेरी जरूरत है। कहा। ओह। जब हुआन फेंग ने ऐसा कहा तो गुओ मिंगन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से एक स्टूल ढूंढा और बैठ गई, जबकि हुआन फेंग बिस्तर पर बैठ गया। हालांकि इस कमरे में जगह बहुत ज्यादा नहीं थी और गुओ मिंगन का परिवार कोई अमीर और शक्तिशाली परिवार नहीं था, इसलिए उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। कम से कम हुआन फेंग गुओ मिंगन के शरीर पर खुशबू को साफ साफ महसूस कर सकता था। मैंने लियांगजी से सुना है कि तुम बहुत मेहनत करते हो। ये नौकरी महत्वपूर्ण है और तुम्हारा स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हुआन फेंग ने गुओ मिंगन से कहा। हाँ। गुओ मिंगन ने सिर हिलाया और कहा। मुझे डर है कि मेरा खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं। इसलिए मुझे दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी और अधिक प्रयास करना होगा। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। गुओ मिंगन ने जो कहा वह सच था। उसके पास उच्च शिक्षा नहीं थी, साथ ही उसे पहले इस क्षेत्र में कोई प्रबंधन का अनुभव नहीं था। पहले वह सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता थी और अचानक एक नेता बन गई थी। इतने सारे लोगों का प्रबंधन करते हुए उसके दिल में बहुत दबाव महसूस होता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह ये काम अच्छे से नहीं करेगी तो वह गुओ लियांग और हुआन फेंग को निराश कर देगी। आखिरकार रुईजी हुआन फेंग की संपत्ति थी।
हालांकि हुआन फैंग ने इसमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन वो मेंगन स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि हुआन फैंग की संपत्ति को नुकसान हो, इसलिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहती थी। वह हुआन फैंग और रुईजी की फैक्ट्री की मदद करना चाहती थी। आपने उनकी गति को धीमा नहीं किया। लियांगजी ने भी कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जब हुआन फैंग ने ऐसा कहा तो गो मेंगन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लियांगजी ने यह भी कहा कि कारखाने में बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम हमारे कारखाने का फूल हो। हुआन फैंग ने कहा, मैं उनमें से किसी से सहमत नहीं था। गो मेंगन ने जल्दी से कहा, उनमें से कुछ है जो इस इरादे से आए थे, लेकिन उन सभी को मैंने अस्वीकार कर दिया। यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना कि भाई गो ने कहा। घबराओ मत, मेरा कोई और इरादा नहीं है। हुआन फैंग ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, किसी का तुम्हारे पीछे पड़ना सामान्य बात है। इससे पता चलता है कि तुम बहुत आकर्षक हो, लेकिन मुझे उनका मेरा पीछा करना पसंद नहीं है। उसने हुआन फैंग की ओर देखा और थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा, मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग मेरी जिंदगी में खलल डालें। हुआन फैंग को गो मेंगन की आंखों में देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने 2 बार खांसी की और फिर से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वह विषय बदलना चाहता था, लेकिन गो मेंगन विषय बदलना नहीं चाहता था। गो मेंगन ने धीरे से कहा, मुझे जो व्यक्ति पसंद है वह बहुत ही उत्कृष्ट है, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। भले ही उसके पास पहले से ही एक महिला हो, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। बड़े भाई हुआन, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, थोड़ा सा। हुआन फैंग ने थोड़ा घबराते हुए कहा। गो लियांग और झो रुलान और गो मेंगन के शब्दों से हुआन फैंग अनुमान लगा सकता था कि उसका क्या मतलब था। इससे हुआन फैंग घबरा गया और उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। हाँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ। गो मेंगन भी मुस्कुराया, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं मूर्ख बने रहना चाहता हूँ। वास्तव में आप इससे बेहतर कोई और ढूंढ सकते हैं। हुआन फैंग ने कहना चाहा। मैं नहीं जाऊंगी। गो मेंगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दिल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। हुआन फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह तो ये भी सोच रहा था कि अगर गो मेंगन ने उससे कोई अपराध स्वीकार कर लिया तो उसे क्या जवाब देना चाहिए। सौभाग्य से गो मेंगन का खिड़की के कागज को फाड़ने का इरादा नहीं था। उसे बस थोड़ी नाराजगी थी और उसने हुआन फैंग को जुनूनी नजरों से देखा। उसने आखिरी शब्द नहीं कहे। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं जाकर फिर देखूंगा, शायद मेरी माँ जाग गई होगी। गो मेंगन ने खड़े होकर कहा। ठीक है। हुआन फैंग ने भी जल्दी से कहा। गो मेंगन फिर से दरवाजा खटखटाने गया। इस बार आवाज बहुत तेज थी, यहाँ तक कि गो मेंगन के भाई और पिता भी चौंक कर जाग गए। अंत में गो मेंगन की माँ सो नहीं सकी, इसलिए उसने केवल दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। जब हुआन फैंग ने गो मेंगन को कमरे में प्रवेश करते देखा तो उसने भी अपने कमरे में लौटने से पहले अपने दिल में राहत की सांस ली। बेवकूफ लड़की, तुम क्यों दस्तक दे रही हो? माँ ने पहले ही तुम्हारे वापस आने का बहाना ढूंढ लिया है। गो मेंगन की माँ ने कमरे में प्रवेश करते ही अपनी बेटी को डांटा। गो मेंगन को आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी माँ सोने का नाटक कर रही थी। दरअसल उसे पहले से ही पता था कि वह दरवाजा खटखटा रही है, बस उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला था। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर बड़े भाई हुआन को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे? गो मेंगन ने अपनी माँ से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हो तो तुम्हें हमला करने की पहल करनी पड़ती है। कहने को क्या है? गो मेंगन की माँ ने तथ्यात्मक रूप से कहा। अभी उसके कमरे में क्या तुम्हें कुछ हुआ? नहीं। गो मेंगन ने तड़क भड़क से कहा। ये सच है, तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही रुकी हो, कुछ नहीं होगा। गो मेंगन की माँ ने कहा। बेवकूफ लड़की, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकी? माँ, आप मुझे बाहर भेजने के लिए इतनी उत्सुक हैं? गो मेंगन ने असहाय होकर कहा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। चारों ओर देखो, हमारे गांव में और यहाँ तक कि काउंटी में भी हुआन फैंग से बेहतर स्थिति वाले कुछ लोग हैं। मुझे डर है कि उनमें से एक भी नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा मौका भी नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? गो मेंगन की माँ ने कहा। मुझे बिग ब्रदर हुआन पसंद है, लेकिन उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? गो मेंगन ने कहा। चूंकि उसने पहले ही अपनी माँ के सामने हुआन फैंग के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था, इसलिए गो मेंगन ने अब कुछ भी नहीं छिपाया। हम क्या कर सकते हैं? हमला करने की पहल करो। गो मेंगन की माँ ने कहा। मैं आपको बता दूं, यह महिला घूंघट की परत वाले एक आदमी का पीछा कर रही है। आपकी परिस्थितियां खराब नहीं हैं। यदि आप उसका पीछा करने की पहल करते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि वह इसका विरोध कर सकता है। जब तक वह है, हम क्या कर सकते हैं? हमला करने की पहल करो। गो मेंगन की माँ ने कहा। मैं तुम्हें बता दूं, यह महिला घूंघट की परत वाले एक आदमी का पीछा कर रही है। तुम्हारी परिस्थितियां बुरी नहीं है। यदि तुम उसका पीछा करने की पहल करो, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इसका विरोध कर सकता है जब तक कि वह लुभाया जाता है। तुम महिलाओं की परवाह नहीं करते। अधिक से अधिक तुम उनसे लड़ सकते हो। गो मेंगन को अपने दिल में और भी ज्यादा असहाय महसूस हुआ। दरअसल वह भी समझ गई थी, उसकी माँ ने ये सब उसके अपने हित के लिए किया था। शायद इसलिए क्योंकि वह उसके दिल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। वह उसका इस्तेमाल करके एक अमीर पति को फंसाना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा सगाई के तोहफे पाना चाहती थी। इस स्थिति को लेकर गो मेंगन को अपने दिल में थोड़ी असहजता महसूस हो रही होगी। हालांकि घर की स्थिति को देखते हुए उसका भाई अभी भी स्कूल में था। ऐसा लग रहा था कि स्थितियों को सुधारने का कोई और तरीका नहीं है, और उसकी यह हालत हो गई। वहीं उनके गांव में भी ज्यादातर दूसरे परिवार इसी स्थिति में थे। यहाँ एक पुरुष को एक महिला से ज्यादा तरजीह देने का विचार ज्यादा गंभीर था। लड़की यहाँ थी, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल परिवार के सगाई के उपहारों के लिए बड़ी रकम कमाना था। इस वजह से कोई अपनी बेटी की शादी किसी विकलांग व्यक्ति या मूर्ख से कर देता है। ये सब ज्यादा उपहारों के लिए होता था। गो मेंगन ऐसे ही माहौल में पली बड़ी थी, इसलिए वह स्थिति से हैरान नहीं थी। इस वजह से हालांकि गो मेंगन को अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस हुआ, फिर भी वह स्थिति को स्वीकार कर सकी। 1930 उसे एक मौका दे, इसके अलावा उसे हुआन फैंग के बारे में अच्छी धारणा थी और वह उसे पसंद भी करती थी।
इसलिए गुओ मिंगन को ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि उसकी माँ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती थी। हालांकि उसे सु युमो और दूसरी लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास नहीं था। उसका ऐसा इरादा भी नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि सु युनो और दूसरी लड़कियां कितनी बेहतरीन हैं। वह सिर्फ अपनी शक्ल का इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि इस पॉइंट के साथ भी उसे सु युमो और दूसरी लड़कियों के सामने कोई फायदा नहीं था। मैं तुम्हें बता दूं, यह अच्छा आदमी परेशान होने से डरता है। तुम सिर्फ एक लड़की हो, एक बार तुम पहल करो जब तक कि वह आदमी पत्थर दिल न हो, अन्यथा वह निश्चित रूप से लुभाया जाएगा। तुम पहले ही कह चुकी हो कि उसके पास दूसरी औरतें हैं, तो निश्चित रूप से उसका दिल स्टील का नहीं होगा। तब तुम निश्चित रूप से उसे प्रभावित कर पाओगी। गुओ मिंगन की माँ अपनी बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बोलती रही। माँ, मुझे पता है, गुओ मिंगन ने कहा। शर्मिंदा मत बनो, अगर तुम चूक गए तो पछताओगे, गुओ मिंगन की माँ ने कहा। मुझे पता है, मैं पहले सो जाऊंगी। गुओ मिंगन को अपने दिल में थोड़ी चिढ़ महसूस हुई और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। एक तरफ उसे लगा कि उसकी माँ ने जो कहा वो सही था, उसे पहल करनी चाहिए। दूसरी ओर गुओ मिंगन को डर था कि वो बहुत सक्रिय हो जाएगी। इसके विपरीत ये हुआन फैंग को उसके प्रति नीचा दिखाएगा। अगर ऐसा होता तो उन दोनों के दोस्त भी नहीं होते। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सोने की जल्दी मत करो, गुओ मिंगन की माँ ने कहा। हालांकि गुओ मिंगन ने कंबल खींच लिया और खुद को उसमें छिपा लिया। उसने अपनी माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अपने विचारों को बेकाबू होने दे रहा था। गुओ मिंगन की माँ ने भी अपनी बेटी पर हार नहीं मानी। उसने कुछ सोच विचार किया और अपने अनुभव से उसे शिक्षा देती रही। बस गुओ मिंगन ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह हुआन फैंग को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि गुओ मिंगन का रंग बहुत अच्छा नहीं था। उसे ठीक से आराम नहीं मिला था और वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हुआन फैंग कल रात उसके कमरे में जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। इससे वह शर्मीली हो गई। हालांकि इससे पहले कि हुआन फैंग गुओ मिंगन से पूछ पाता कि क्या हुआ था, गुओ मिंगन पहले ही संभल चुका था और उसने गर्मजोशी से हुआन फैंग को बाहर जाकर खेलने के लिए आमंत्रित किया। हुआन फैंग ने पहले कहा था कि वह इस जगह पर खेलने के लिए आना चाहता था, लेकिन अब जब मामला सुलझ गया है तो गुओ मिंगन हुआन फैंग को यहाँ लाना चाहता था। हुआन फैंग ने मना नहीं किया। वांग दाफू के बारे में अभी भी कोई निश्चित खबर नहीं थी, इसलिए हुआन फैंग जल्दी में नहीं था। ठीक इसी तरह हुआन फैंग और गुओ मिंगन ने यहाँ 3 दिनों तक खेला और आसपास के सभी मजेदार स्थानों पर खेला। हुआन फैंग को आश्चर्य हुआ, या यूं कही कि उसे इसकी आदत नहीं थी। इन कुछ दिनों में गुओ मिंगन स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सक्रिय हो गई थी। कभी कभी जब वह खेलने के लिए उत्साहित होती थी तो वह हुआन फैंग को गले लगाने की पहल भी करती थी। वह उसके करीब भी रहती थी। हालांकि हुआन फैंग थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे अपनी बाहों में एक सुंदरी को पाकर बहुत अच्छा लगा। गुओ मिंगन की पहल की वजह से उसे अपने दिल में खुशी भी महसूस हुई। उन दोनों के बीच ज्यादा शारीरिक संपर्क नहीं था, भले ही उन्होंने चुंबन या ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि वे निश्चित रूप से आम दोस्तों की तुलना में बहुत करीब थे। सबसे पहले गुओ मिंगन अभी भी शर्मीली और शर्मिंदा थी। हालांकि जब उसने देखा कि हुआन फैंग ने अस्वीकार नहीं किया या इसका आनंद भी नहीं लिया, तो गुओ मिंगन ने अपने दिल में शर्मिंदगी को छोड़ दिया और भी अधिक सक्रिय हो गई। हुआन फैंग को गुओ मिंगन के विचार समझ में आ गए थे और वह उसे अस्वीकार करना चाहता था। हालांकि वही नहीं जानता था कि यह कैसे कहे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फैंग को वास्तव में इस तरह का जीवन पसंद था। हालांकि हुआन फैंग का जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला था, क्योंकि उसने पाया कि वांग दाफू और अन्य लोग निगरानी के माध्यम से उसके करीब आ गए थे। उस रात निगरानी के जरिए हुआन फैंग को पता चला कि वांग दाफू और दूसरे लोग बंदरगाह पर थे। उसने खुद देखा कि कंटेनरों को बड़े जहाज पर चढ़ाया जा रहा था। उसके चेहरे पर सतर्कता और उत्साह का भाव था। सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसा लगता है कि एल्डर लियो वाकई बूढ़े हो गए हैं। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? उनमें से एक ने कहा, ये सही है। अगर हम सचमुच इस व्यवसाय को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं तो हम पैसा कमाने का अवसर खो देंगे। वांग दाफू ने भी कहा, हाँ, एल्डर लियो वाकई बूढ़े हो गए हैं। हम डरपोक हो गए हैं। इस बार हम इसे आसानी से कर लेंगे। भविष्य में हमें एल्डर लियो के साथ मिलकर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम इसे अकेले ही कर सकते हैं। उनके बगल में खड़े एक और व्यक्ति ने भी उत्साह से कहा, महानिदेशक लियो, क्या आपके यहाँ कुछ असामान्य बात है? किसी ने महानिदेशक लियो से पूछा जो उनके पास खड़े थे। महानिदेशक लियो की पहचान के कारण उन्हें और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। अगर किसी को वाकई उनके कारोबार के बारे में पता चल गया और वह उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। महानिदेशक लियो उस विभाग से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सबसे पहले खबर मिलेगी। इसलिए सभी लोग महानिदेशक लियो की ओर देखने लगे कि क्या कोई नई जानकारी है। नहीं, सब कुछ सामान्य है, महानिदेशक लियो ने कहा। हालांकि पहले कुछ खबरें थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एल्डर लियो ने गलत समझा। वे सभी किसी दूसरे मामले से संबंधित हैं और इसका हमारे व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। यह अच्छा है, बाकी लोगों ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने व्यस्त कर्मचारियों को देखा और बहुत खुश हुए। हुआन फैंग ने ये देखा और मोटे तौर पर समझ गया कि वांग दाफू और अन्य लोगों ने जिस व्यवसाय के बारे में बात की थी उसे आज रात ही पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वे जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद हुआन फैंग और गुओ मिंगन के परिवार को एक बहाना मिल गया। फिर वे बाहर चले गए। ग्रामीण इलाकों में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई निगरानी कैमरे भी नहीं थे, इसलिए हुआन फैंग ने बेतरतीब ढंग से एक कोना ढूंढ लिया। वह वहाँ से निकल गया और उस ओर चल पड़ा जहाँ मास्टर वांग और दूसरे लोग थे। हालांकि वहां जाते समय हुआन फैंग ने अपना फोन निकाला और कैप्टन यान को फोन किया। इससे पहले जब कैप्टन यान हुआन फैंग को खुश करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने गर्मजोशी से हुआन फैंग के साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। इसलिए हुआन फैंग के फोन में उनका नंबर था। हेलो, कॉल जल्दी से कनेक्ट हो गई। फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज आ रही थी। वह बहुत खुश नहीं था। हुआन फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सीधे कहा, कैप्टन यान। हुआन फैंग, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। मैं अब कैप्टन यान नहीं रहा। फोन की दूसरी तरफ से एक नीरस आवाज आई, आपको कोई और ढूंढ लेना चाहिए। क्या हो रहा है? हुआन फैंग थोड़ा हैरान था। उन्हें एक दूसरे से आखिरी बार मिले हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन कैप्टन यान की स्थिति बहुत बदल गई थी।
मैं अपनी नौकरी के संपर्क में हूँ। मैं घर पर स्टैंड बाय पर हूँ। वह कैप्टन यान के शब्दों में उनके उदास मूड को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। बर्खास्तगी। हुआन फैंग थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसे समझ में आ गया, क्या ये पहले वाले वांग दाफू से संबंधित है? हाँ, कैप्टन यांग ने कुछ भी नहीं छिपाया। वास्तव में वांग दाफू ने एल्डर लियू के शब्दों के कारण हुआन फैंग से बदला नहीं लिया। हालांकि वह कैप्टन यान, भाई वान और अन्य लोगों के प्रति विनम्र नहीं था। इसके अलावा महानिदेशक लियू अभी भी आसपास थे, इसलिए दूसरे दिन कैप्टन यान, महानिदेशक लियू और अन्य लोगों को पहले ही उनके कर्तव्यों से हटा दिया गया था। उस समय हुआन फैंग अभी भी गुओ मिंगन के साथ बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें फंसा दिया है। उसे समझ में आ गया कि अगर कैप्टन यांग ने उसके पक्ष में खड़े होने का फैसला नहीं किया होता तो वह मर जाता। फिर वांग दाफू उससे बदला नहीं लेगा, इसलिए अब जब कैप्टन यान को उसके पद से हटा दिया गया है तो यह उसकी वजह से ही हुआ होगा। हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद कैप्टन यान चुप रहे। बात यहाँ तक आ चुकी थी, वह और क्या कह सकते थे। ये वास्तव में हुआन फैंग की वजह से ही था कि उन्हें वांग दाफू से बदला मिला। उस समय उन्होंने हुआन फैंग पर विश्वास करना चुना, लेकिन हुआन फैंग वह नहीं कर सका जो वह चाहता था। इस कारण वांग दाफू ने उनसे बदला लिया। मुझे दोष मत दो, मैंने पहले ही कह दिया है। उन्हें पहले जाने दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें जाने दूंगा। हुआन फैंग ने देखा कि कैप्टन यांग ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि कैप्टन यांग अपने दिल में उसे दोष दे रहा था। हुआन फैंग भी यह समझ सकता था। तुम उन्हें जाने नहीं दोगे, अब हम और क्या कर सकते हैं? कैप्टन यांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अब हमारे सामने एक मौका है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हुआन फैंग ने कहा, क्या तुम मुझसे फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? कैप्टन यांग ने कहा। वह एक बार हुआन फैंग द्वारा मूर्ख बनाया जा चुका था, इस बार वह हुआन फैंग पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, हुआन फैंग ने कहा। इसके अलावा अब तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुमसे झूठ बोलने का क्या मतलब है? इससे पहले भी मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मेरा वास्तव में उन्हें जाने देने का इरादा नहीं था। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, हुआन फैंग ने कहा। इसके अलावा अब तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुमसे झूठ बोलने का क्या मतलब है? इससे पहले भी मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मेरा वास्तव में उन्हें जाने देने का इरादा नहीं था। कैप्टन यांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लगा कि हुआन फैंग ने जो कहा वह अब एक साधारण व्यक्ति था। उसे उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। आपने क्या अवसर बताया? कैप्टन यांग पूछे बिना नहीं रह सके। कैप्टन यांग अभी भी बहुत दुखी था कि उसे अचानक उसके पद से हटा दिया गया था। अब जबकि बदला लेने का मौका उसके सामने था तो स्वाभाविक रूप से उसका मन लग जाएगा, भले ही वह इस वजह से अपने पद पर वापस न लौट पाए। हालांकि वह उन लोगों से घृणा करने के लिए भी बहुत इच्छुक था। यह इस तरह है। हुआन फैंग ने कैप्टन यांग को बताया कि उसने निगरानी के दौरान क्या देखा था। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और तुम्हें कैसे पता चला कि उन कंटेनरों में प्रतिबंधित सामान भरा हुआ था? कैप्टन यांग ने ये सुनने के बाद वह सिकोड़कर पूछा। मेरे अपने तरीके हैं, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। कैप्टन यांग ने सोचा कि हुआन फैंग की पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य के रूप में है। इस विशेष विभाग के सदस्य के रूप में हुआन फैंग के लिए कुछ रहस्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष तरीके अपनाना असंभव नहीं था। जहाँ तक उन कंटेनरों का सवाल है, हुआन फैंग ने आगे कहा, जब मैंने ये कहा तो मुझे उनकी बातचीत के आधार पर कुछ संदेह थे। मुझे थोड़ा भरोसा है, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई समस्या होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अभी भी ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं? दरअसल हुआन फैंग ने कभी नहीं देखा था कि कंटेनर में क्या है, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। उसे बस पिछले व्यक्ति ने जो बताया था उसके आधार पर कुछ संदेह था।